बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और बहुत ही खुशगवार मूड में होंगे, मिजाज भी आपका अच्छा होगा। और मैं हूँ आपकी मेज़बान माहम जाहिद और मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। सुबह बखैर। और जनाब, उम्मीद है आपका दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला है और एक भरपूर शो लेकर हम एक बार फिर से आपके सामने मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम में बहुत कुछ है आपके लिए, मालूमात का खजाना है, सियासत पर बात करेंगे, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट पर आपको आगाह करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि आज हम आपकी सुबह को और भी खास बनाने वाले हैं। जी बिल्कुल। और प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी मौसम की, और इसके साथ साथ जनाब भारत जो है वो आबी जारहियत कर रहा है, जिसकी वजह से दरिया बिफर गए हैं। तो क्या सूरत हाल रहेगी, सैलाबी रेलों ने कितनी तबाही मचाई है, शदीद बारिशों की पेशगोई की गई है, इस हवाले से भी आपको तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। जहां मौसम का टेम्परेचर कम हो रहा है, वहीं पर सियासी दर्जा हरारत है कि बढ़ता चला जा रहा है। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए पीटीआई के लिए डियाला जेल से नए पैगामात आ गए हैं। ये पैगामात क्या हैं और आइंदा दिनों में सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी, इस पर खुसूसी गुफ्तगू होगी। और इसके साथ बात करेंगे बेजा शक और वहम नफ्सियाती बीमारी है या ज़हनी, और रिश्तों पर इसके क्या असरात मुरतब होते हैं, इस पर माहिर नफ्सियात से रहनुमाई लेंगे। और इसके साथ साथ जनाब हम सेहत के हवाले से बात करेंगे और मुल्क भर में महंगाई की क्या सूरत हाल है। कम आमदनी वाले अफराद के लिए गाड़ी खरीदना भी मुहाल हो गया है। पाकिस्तान में ऑल्टो गाड़ी की कीमत बढ़ चुकी है और कीमतें बढ़ने की वजह से इस पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे, उनसे बात करेंगे। और पंजाब में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के इनकलाबी इक़दाम के हवाले से भी बात की जाएगी और ये ज़रूरत क्यों पड़ी, इस पर भी हमारे साथ मेहमान खुसूसी होंगे, उनसे गुफ्तगू की जाएगी। प्रोग्राम में बच्चों की सेहत की बात करेंगे कि उनकी हड्डियों की मजबूती, कद में इजाफा और नशोनुमा को कैसे बेहतर किया जा सकता है। इस पर माहिर तिब के आसान और हर्बल टोटके होंगे। उसके बाद बात होगी सोशल मीडिया की, जो आज के दौर में सबसे ताकतवर जरिया बन चुका है। दुनिया भर में हर लम्हा नए ट्रेंड सामने आ रहे हैं। देखेंगे कि वेस्ट में आज की सबसे बड़ी खबर क्या है, मिडिल ईस्ट में कौन सा मौजू टॉप ट्रेंड बना हुआ है और साउथ एशिया में कौन सी स्टोरीज सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। इन सब पर आपके साथ दिलचस्प और हैरत अंगेज खबरें हम शेयर करेंगे। और अगर इत्तेफाक से कोई सेगमेंट आपसे मिस हो जाता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुनो पाकिस्तान के सोशल मीडिया पेजेस पर जाएं, अपनी मर्जी से अपना मनपसंद सेगमेंट भी आप एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर लेते हैं, मौसम की सूरत हाल जान लेते हैं। बताइए माहम, मौसम कैसा रहने वाला? जी बिल्कुल, आइए चलते हैं और मौसम की सूरत हाल जानते हैं। बात करते हैं मुल्क भर में मौसम की सूरत हाल कैसी रहेगी। इस वक्त पंजाब और कश्मीर के बेशतर इलाके शदीद बारिशों की लपेट में है। महकमा मौसमियात ने आज और कल मूसलाधार बारिशों की पेशगोई की है। कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा है, जबकि लाहौर समेत वस्ती पंजाब के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ सकते हैं। ताहम मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में मौसम की सूरत हाल क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोहिसारों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। गिलगित में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जो है वो 30 और कम से कम 16 डिग्री रहने का इम्कान है। टिलों का बादशाह स्कर्दो की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 20 और कम से कम 11 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। और अब रुख करते हैं सरसब्ज वादियों की सरजमीन आजाद कश्मीर का, जहां वादी के बेशतर इलाकों में बादल ही बादल छाए रहेंगे। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 और कम से कम 22 डिग्री रहने का इम्कान है। श्रीनगर में ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 28 और कम से कम 16 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश की पेशगोई की है। मेहमान नवाजों की सरजमीन खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं, जहां सूबे के बेशतर इलाकों में मौसम मरतूब रहेगा। फूलों के शहर पेशावर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 और कम से कम 27 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात, जिसे पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 27 और कम से कम 15 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सवात, कोहिस्तान, मानसहरा, बुनेर, कोहाट, हंगू और गिरदोनवाह में बारिश का इम्कान है। और अब नजर डालते हैं पंजाब के मौसम पर, जहां बारिशों का सिलसिला जारी है। आज भी बेशतर अजला में काली घटाएं छाई रहेंगी।
बागों के शहर लाहौर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 और कम से कम 26 डिग्री रहने का इम्कान है। शहर इक़्तिदार की बात करें तो इस्लामाबाद में ज्यादा से ज्यादा 32 और कम से कम 25 डिग्री रहने की तवक्को है। औलिया के शहर मुल्तान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 36 और कम से कम 28 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब के बेशतर इलाकों में बारिश की पेशगोई की है। और अब आपको लिए चलते हैं रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलोचिस्तान की तरफ, जहां पर बेशतर अजला में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। फूलों के शहर कोयटा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 और कम से कम 18 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात बारखान, योब, मूसाखेल, लोरालाई, आवरान, लसबेला और गिरदोनवाह में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और आखिर में आपके साथ शेयर करते हैं कदीम तहजीबों के मरकज यानी सूबा सिंध का मौसम। यहाँ पर सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म रहेगा। और मिनी पाकिस्तान की अगर हम कराची की बात करते हैं तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 33 और कम से कम 27 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 और कम से कम 27 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान घोटकी, सक्खर, खैरपुर, थरपारकर, उमरकोट, सांगड़ और गिरदोनवाह में बारिश की पेशगोई की। मुल्क में मूसलाधार बारिशों का धुआंधार स्पेल जारी है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें हो रही हैं। सियालकोट में कल बारिश ने 11 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया और अर्बन फ्लडिंग से शहर डूब गया। गलियां, बाजार, नदी नाले बन गए। आज़ाद कश्मीर में क्लाउड बर्स्ट से तबाही मच गई। मुख्तलिफ वाक़यात में 9 अफराद जाँ बहक हो गए। NDMA ने पंजाब और आज़ाद कश्मीर में मजीद बारिशों का अलर्ट जारी किया है और आइंदा 12 से 24 घंटे में जेहलम, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन और हाफिजाबाद में तूफानी बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया। जी बिल्कुल, एक तरफ सैलाबी सूरत हाल है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि भारतीय आबी जारियत भी जारी है। शदीद बारिशों के बायस हम देख रहे हैं कि दरिया बिफर चुके हैं। मुल्हिका नदी नालों में तुग़यानी आ चुकी है। दरियाए सतलुज, चनाब में तबाही हो चुकी है। सैलाबी रैले मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तबाही मचाना शुरू हो चुके हैं। मुतादिद हिफाजती बंद टूट गए हैं। दर्जनों देहातों में पानी दाखिल हो चुका है। सैकड़ों बस्तियां डूब गई हैं और राबता सड़कें बह गई हैं। मुतासरा इलाकों से ज़मीनी राबता भी मुनक़ता हो चुका है और हज़ारों एकड़ पर जो खड़ी फसलें हैं वो भी तबाह हो चुकी हैं। लाखों अफराद जो हैं वो नकले मकानी पर मजबूर हो चुके हैं। मुतासरा इलाकों में हम देख रहे हैं कि खुराक, अद्वियात और मवेशियों के चारे की भी शदीद किल्लत हो चुकी है, जबकि मुतादिद इदारों की जानिब से रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन का भी इस वक्त सिलसिला जारी है। दरियाए रावी की बात कर लें तो ऊंचे दर्जे का सैलाब है यहाँ पर और PDM पंजाब ने 48 घंटे में जसड़, शादरा, हेड बल्लोकी में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी किया है। शादरा के मकाम पर पानी का बहाव 70,000 क्यूसिक है। करीबी आबादियों को खाली करा लिया गया है और PDM के मुताबिक आज 1 लाख क्यूसिक से जायद का रेला शादरा से गुजरेगा, जो 2,75,000 से तजावज़ कर सकता है। किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए पंजाब के 7 अजला में फौज को तलब कर लिया गया है और सैलाबी सूरत हाल के हवाले से बताया ये आइंदा आने वाले दिनों में 1 से 2 रोज़ के दौरान जो है ये बरकरार रहेगी। मौसम की मुकम्मल जो डिटेल्स हैं वो हमने आपको प्रोवाइड की और आप इसमें ख़ास तौर पर अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें और जो नशेबी इलाकों के मकीन हैं उन्हें चाहिए कि वो नकल मकानी कर जाएं ताकि वो सयाहती मकामात पर भी रुख ना करें, क्योंकि ऐसे में सयाहती मकामात का भी लोग रुख करते हैं। वहाँ पर भी अलर्ट जारी किया गया है, एडवाइजरी जारी की गई है कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। तो ये थी मौसम की सूरत हाल। प्रोग्राम में दीगर मौज़ूआत भी शामिल करेंगे। यहाँ अभी वक्त हुआ है ब्रेक। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। अब रुख करेंगे गिलगित बल्तिस्तान का तो जिला गसर में ग्लेशियर फटने के बाद तबाही के मनासिर अब भी बाकी हैं। मुतासरा इलाकों में ताहाल पानी खड़ा है और लैंड स्लाइडिंग के बाद मुतादिद सड़कें बंद हो चुकी हैं। राबता पुल टूट गए हैं। काकोच और गिलगित का राबता 2 हफ्ते से मुनक़ता है। गोपस के मकाम पर खतरनाक झील बन चुकी है जिससे मजीद तबाही का खदशा मौजूद है। और वहाँ हम देख रहे हैं कि पाक फौज की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन भी जारी है। मुतासरीन को
हेलीकॉप्टर के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। राशन और अद्वियात भी फराहम की जा रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान के मुतासरा इलाकों में सूरत हाल क्या है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला के तर्जुमान फैजुल्लाह फराक साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त। जिस तरह से हम देख रहे हैं, इतलात आ रही हैं ग्लेशियर फटने की गजर में, तो मुतासरा इलाकों की इस वक्त क्या सूरत हाल है? ताज़ा तरीन अब तक कितना नुकसान हो चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। गिलगित बल्तिस्तान भर में ये नुकसानात का सिलसिला 22 जून से शुरू हुआ है और अब तक ये जारी है और मजीद भी बारिशों के इम्कानात हैं। गुज़िश्ता दिनों गिदर के मकाम पर एक बदतरीन तबाही हुई और उससे पहले ही गिदर का एक इलाका है चटोखन दाइन, वो 650 फीट का एक लंबा पुल था, वो बह गया, जिसकी वजह से 3000 से ज्यादा जो आबादी है वो कट गई है शहर से, गागूज से, गिलगित से। और वहाँ पे मुतबादिल के तौर पर गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने बोट्स के जरिए, कश्तियों के जरिए लोगों का आना जाना कर दिया है, लेकिन वो कश्तियों की गुंजाइश भी कम है। इस वक्त 3000 जायद की आबादी है। वहाँ पे उनके लिए एक पुल की बहुत जरूरत है, आरसी ब्रिज की। उस पर वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने विजिट भी किया है और यकीन दहानी भी कराई है कि ब्रिज को किसी न किसी तरीके से हम कनेक्ट करेंगे। इंशाल्लाह उस पर काम जारी है। जबकि दूसरी तरफ वो दूसरा जो इलाका है रोशन का इलाका है, तालीदास के मकाम पर गुज़िश्ता दिनों बदतरीन सैलाबी रेला आया वो ग्लोब ब्रस्ट के बाद, जिसके नतीजे में वो जाने तो बच गई कुछ चरवाहों के इंटरवेंशन की वजह से, लेकिन वो जो बस्ती थी 100 घरानों की, उनका नाम और निशान तक नहीं है। वो बिल्कुल जमीन में खत्म हो गई है। ऊपर से बॉर्डर सिर्फ नजर आ रहे हैं। वहाँ पे एक झील बनी है, 7 किलोमीटर की एक तवील झील है और आर्टिफिशियल झील है जो बन चुकी है। अब वहाँ पे जो सूरत हाल है वो ये है कि झील का पानी तो कम होता जा रहा है, उससे कोई इतनी बड़ी थ्रेट नहीं है, लेकिन इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। वज़ीर आला के हुक्म पे डिजास्टर मैनेजमेंट, रेस्क्यू 1122, ज़िले इंतजामिया, टूरिस्ट पुलिस और दीगर जितने इदारे हैं वो जिला गिदर में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। खेमा बस्ती हमने वहाँ पे सजाई है और उसके अलावा उनको जो बुनियादी जरूरियात की चीजें हैं वो पहुंचा दी गई है। लेकिन उस इलाके का जो सबसे बड़ा हल है तालीदास, वो मुतबादिल विलेज है, जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर से हमने बात भी की है। मुमकिन है कल प्राइम मिनिस्टर जी का विजिट भी करे तो मुतबादिल विलेज बनाकर हम इन लोगों को इंशाल्लाह रिहैब करेंगे। बिल्कुल ठीक है। मतलब जो लोग मुतासिरीन हैं उनकी मदद करने की कोशिश की जा रही है हत्तुल इम्कान। ये भी फरमाइएगा फैजुल्लाह साहब के गाकोच और गिलगित के दरमियान जो है वो 2 हफ्तों से ज़मीनी राब्ता कट चुका है। रास्तों की बहाली में ताख़ीर की वजह क्या है और क्या कोशिशें की जा रही हैं कि जो रास्ते हैं वो बहाल कर दिए जाएं, कनेक्टिविटी को बहाल किया जाए और जो लोग वहाँ पर फंस चुके हैं, जिनका बड़े शहरों से राब्ता कट चुका है, क्या उनके पास वाफिर मिकदार में अशिया ज़रूरिया मौजूद हैं या वो फिर पहुँचाई जा रही हैं किसी और तरीके से? हाँ जी बिल्कुल। ये जो गागूच और यासीन गुपेस के दरमियान रास्ता कटा है और ये रास्ता उसी मकाम तक कटा है जहाँ पे आर्टिफिशियल झील बन गई है और वहाँ पे 1 किलोमीटर की जो सड़क है वो झील में तब्दील हो गई है। और ये जो तालीदास के मुकाम पर सैलाबी रेला आया है उसने उस इलाके 1 किलोमीटर की सड़क को बहा के लेके गया। वहाँ पे सड़क की इस वजह से यासीन की हजारों आबादी, गुपेस की हजारों आबादी कट गई है। शंदूर गिदर रोड जो है बंद है। अब वहाँ पर गुज़िश्ता 2 दिनों से मुसलसल हैवी मशीनरी लगाकर उस सड़क की बहाली का काम जारी है इस वक्त भी और इंशाल्लाह अगले 24 घंटों के अंदर उम्मीद है कि वो सड़क हम बहाल करें। अगले जो सड़क की बहाली का काम जारी है और इमदादी कार्रवाइयां भी जारी हैं। फैजुल्लाह फराक साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और गिजर में जी ग्लेशियर की वजह से भी तबाहकुन सूरत हाल है, जिसकी वजह से पाक फौज जो है वहाँ इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है, उनको अद्वियात और खुराक पहुँचाई जा रही है ताकि आवाम को मैक्सिमम सहूलियात फराहम की जा सकें। आगे बढ़ते हैं जी प्रोग्राम में और अब कुछ बात करते हैं सियासी मंजरनामे की। मौसम का टेम्परेचर तो नीचे आ रहा है लेकिन हम सियासी दर्जा हरारत देख रहे हैं कि वो मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। हुकूमत और PTI के दरमियान लफ्जी गोलाबारी जारी है, एक दूसरे पर ताबड़ तोड़ हमले किए जा रहे हैं। और तहरीक इंसाफ की अगर हम बात करें तो हुकूमत पर सियासी इंतकाम का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। ताहम कई महीनों बाद गुज़श्ता रोज़ अडयाला जेल में बानी PTI से पार्टी रहनुमाओं और उनकी बहनों ने मुलाकात की है और जिसके ऊपर उन्होंने ये सेटिस्फेक्शन जाहिर की है कि जी उनको सही वहाँ पर सहूलियात मुयस्सर हो रही हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि जी जेल में उनको सहूलियात जो हैं वो बहाल कर दी गई हैं, उन्हें पढ़ने के लिए अखबारात दिए जा रहे हैं, किताबें दी जा रही हैं, तो एटलीस्ट इस हवाले से वो मुतमईन हो चुके हैं। बिल्कुल, सोशल मीडिया पर हमने वो तस्वीरें भी देखी हैं कि वो जो किताबें अडयाला जेल पहुँचाई गई हैं बानी के लिए। और PTI एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि जनाब सड़कों पर आने की तैयारी कर रही है और इस बार
सितंबर में ये प्लान किया जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई इस हवाले से कहते हैं कि सितंबर में हम अदलिया की आज़ादी, जमहूरियत की बहाली और बानी पीटीआई की रिहाई के लिए बहुत बड़ा जलसा करने जा रहे हैं और उसके लिए हमने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अलीमा खान ने भी मुलाकात के बाद मीडिया को बताया कि बानी पीटीआई की सेहत अच्छी है, वो बिल्कुल ठीक ठाक है, मगर उनकी एक आंख पर थोड़ा प्रेशर महसूस हो रहा है, इलाज के लिए जल्द दरख्वास्त देंगे। उन्होंने बताया कि बानी पीटीआई ने पार्टी को यह हिदायत जारी की हैं कि पार्लियामेंट की तमाम कमेटियों से मुस्ताफ़ी हो जाएं और ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ना लिया जाए और इसको कानूनी जवाब फराहम नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, जबकि दूसरी जानिब पीटीआई क़यादत जो है वो बानी पीटीआई के फैसलों के बिल्कुल बरक्स कर रही है और बानी पीटीआई ने वाज़े तौर पर ज़िमनी इलेक्शन ना लड़ने की हिदायत की थी, मगर पीटीआई ने न सिर्फ ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया बल्कि 2 उम्मीदवार भी मैदान में उतार दी हैं। इसी तरह बानी पीटीआई ने कौमी असम्बली में महमूद अचकजई और सेनेट में आज़म सवाती को ऑपोजिशन लीडर के लिए नामजद किया, मगर पार्टी क़यादत ने इस पर भी इसके बरक्स ही किया, फैसले को नहीं माना और उमर अयूब और शिबली फराज को वापस लेने की भी कोशिशें की जा रही हैं। बिल्कुल, इसी तमाम तर सूरत-ए-हाल पर डिस्कशन कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है पीटीआई के सीनियर रहनुमा सेनेटर हुमायूं महमद साहब ने। हुमायूं साहब, आपके वक्त का गुड मॉर्निंग। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि गुज़श्ता रोज़ बानी पीटीआई से रहनुमाओं और उनकी बहनों की मुलाकात हुई है। बानी पीटीआई की जेल में सहूलियात और उनकी सेहत के हवाले से इत्मीनान का इजहार किया गया। अब पीटीआई बानी की जेल में सहूलियात और सेहत से क्या मुतमईन है? जो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात, एतराज़ात थे वो ख़त्म हो चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक बात समझनी चाहिए कि ऐसा होता क्यों है, उनकी किताबें रोक क्यों दी जाती हैं, उनकी जो अखबार है वो रोक क्यों दी जाती है, उनको जो अगर टेलीविजन दिया हुआ है तो वो रोक क्यों दिया जाता है, उनकी जो मुलाकात का जो उनका हक है हफ्ते में 2 मरतबा, उसको पूरा क्यों नहीं होने दिया जाता। सवाल तो ये पैदा होता है। सवाल ये पैदा नहीं होता कि 3 महीने बाद, जैसे अभी आप लोगों ने इंट्रो में कहा है कि उनको इजाजत या फाइनली लोग जाके मिल गए, इसके 3 महीने क्यों इंतजार करवाया जाता है, 3 महीने क्यों ये गलत काम किया जाता है। ये सारी चीजें, सवाल तो इस बात पे उठना चाहिए, इस बात पे नहीं उठना चाहिए कि 3 महीने बाद ही आपको इजाजत मिल गया। सवाल का जवाब दे खुश की बात नहीं है, मैं खुश की जवाब नहीं है। मैं क्यों खुश होऊंगा? आप 3 महीने ने पिछले 2 साल से जो मेरे हकूक हैं, जो बेसिक फंडामेंटल हकूक है, मैं इसकी बात नहीं करूं कि मुझे एक्स्ट्रा दिए जाए, जो मेरे बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं, आप मुझे वो नहीं दे रहे हो। जो मैं जिनसे मेरी मुलाकात, और ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती है, ये स्टार्ट इस वजह से होती है कि ये लोग जानबूझ के, ये पंजाब वाले साहब, अब तो रहनुमा जो है वो सेटिस्फाइड हैं और उन्होंने कहा है कि जी तमाम तर सहूलतें नहीं, they are not satisfied, they are nobody is satisfied, they have said कि हाँ, अभी उनको वापस ये दे दिया गया है 3 महीने के बाद। हाँ, अभी उनकी बहनों को मुलाकात करवा दिए 3 महीने बाद। हाँ, अभी 3 महीने बाद वो जो ट्रायल जो छुप के हो रहा था और वो ट्रायल बनता ही नहीं है, उस पे वो कर रहे थे, तो हाँ हो गया है, लेकिन ये गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इस सवाल का आप जवाब दे दें कि क्यों आखिर ये पाबंदियां थी और अब जाके जो है वो मामला क्यों बेहतर हो रहे हैं? पाबंदियां क्यों थी? पाबंदियां होनी नहीं चाहिए, पाबंदी तो होनी नहीं चाहिए। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि इस पाबंदी की तो क्या सिर्फ इस वजह से कि आप एक बंदे को प्रेशराइज करें, वो बंदा प्रेशर में लेगा नहीं, वो बंदा आप लोग एक गलत बंदे के साथ आप लोगों का पाला पड़ गया है। देखिए, मैं अगर मेरे अंदर कमजोरियां हैं, मैं बेईमान हूं, मैं चोर हूं, मैं उचक्का हूं, तो मैं आपके साथ प्री बार्गेन करूंगा, जैसे नैब के अंदर लोग करते हैं। नैब के अंदर कौन प्री बार्गेन करता है? जिसने चोरी की होती है। जिसने चोरी नहीं की होती वो कहां से प्री बार्गेन करेगा? वो क्या बार्गेन करेगा? जिसने बेईमानी नहीं की होती वो आपके साथ क्या डील करेगा? बेशक हमारे साहब, इस पर तो आपका पॉइंट आ गया। अब ये भी बता दीजिए कि पीटीआई जो है वो क्या सोच रही है, क्या स्ट्रेटेजी होने जा रही है, क्योंकि पार्टी क़यादत बानी के फैसलों के तो बिल्कुल बरक्स करती है। बानी पीटीआई ने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन नहीं होने चाहिए, लेकिन ऑपोजिशन लीडर के हवाले से भी उन्होंने वजाहत दी थी, मगर क़यादत इसके बरक्स फैसले कर रही है। नहीं, देखिए, इस तरह है कि मैं आपको बात बताता हूँ, ये एक जानबूझकर एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जाती है। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अब मेरी आई एम रॉन्ग ओवर हियर, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि इमरान खान के अपनी चॉइस ये थी कि हम लोग इलेक्शंस में हिस्सा ना लें, बट एट द सेम टाइम
उन्होंने एक लिवरेज दे दी थी पाकिस्तान की जो पीटीआई की जो पॉलिटिकल क्या कह सकते हैं कमेटी है, उसको एक लिवरेज दी थी कि अगर आप लोग समझते हैं कि आप लोगों को इलेक्शन में लेना चाहिए तो आप लोग तो ले लो। तो मेरे ख्याल में उसकी बेसिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल कमेटी है उन्होंने डिलिब्रेट किया, दो दिन एक डिलिब्रेशन हुई है और उसके बाद ये डिसाइड हुआ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉलिटिक्स में ये जो ज़िमनी इंतखाबात में इसमें हिस्सा लेंगे। लेकिन अब अगर बात सामने आ गई है क्लियर कट के हिस्सा नहीं लेंगे तो फिर हिस्सा नहीं लेंगे, वेरी सिंपल एज दैट। लेकिन जिस जगह पे इब्हाम होता है या जिस जगह पे हमें ये समझ आती है या एक दिमाग में आता है कि जी यहाँ पे हमें लिवरेज दी गई है कि आप डिसाइड कर लो, तो फिर वहां पे हम लोग उसके ऊपर डिलिब्रेट करके करते हैं। ठीक है, इलेक्शन के हवाले से तो क्लैरिटी आ गई हुमायूं साहब आपकी स्टेटमेंट से। सर ये भी कहिएगा कि पार्लियामेंट की तमाम कायमा कमेटियों से भी इस्तीफे देने की हिदायत की गई है, ये अब किस तरह से किया जाएगा, मरहलावार होगा और क्या इस हिदायत पर मुकम्मल अमल दरामद होगा या यहाँ पर भी इफ एंड बट्स वाली सिचुएशन आ जाए? नहीं, देखिए अब अगर ये बात सामने आ गई है कि हम लोग उसमें नहीं जाया करेंगे तो हम लोग नहीं जाया करेंगे। और मैं एक बात बता देता हूँ, अगर आप मुझसे पूछें जिस तरीके से ये गवर्नमेंट अपने सारे काम कर रही है, वो बिल जिनके ऊपर डिस्कशंस होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, वो 26वीं तरामीम जिसके अंदर पार्लियामेंट के अंदर ये पहली बार हुआ है कि एक आईनी तरामीम हुई है और पार्लियामेंट के अंदर फ्लोर ऑफ द हाउस पे एक सेकंड भी उसके ऊपर डिस्कशन नहीं हुई। जब इस तरीके की चीजें आ जाएं तो मेरा ये ख्याल है कि उस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। मैं कमेटियों में सर ये भी जरा क्लियर कर दीजिएगा, आप कमेटियों में जाएंगे नहीं या फिर मुस्ताफी हो जाएंगे? अगर मुस्ताफी होने की जरूरत पड़ी मुस्ताफी हो जाएंगे, अगर ना तो सर ऑपोजिशन लीडर के हवाले से फिर क्या फैसला होने का है? सर हुमायूं साहब कता कलामी की माजरत, फर्क तो पड़ता है। देखिए आप वहां पर नहीं जाएंगे तो काम डिस्टर्ब होगा ऑलरेडी और फिर लोग तो यही समझेंगे कि आप उन कमेटियों में शामिल हैं। लेकिन अगर आप मुस्ताफी हो जाएंगे तो फिर कोई और लोग आ जाएंगे, अगर वो गलत फैसले करेंगे, जो भी फैसले करेंगे उनकी जिम्मेदारी उन पर होगी। नहीं, ये फर्क है। ऐसा नहीं होता। कमेटियों के अंदर ऑलरेडी बाकी लोग हैं, कोई और जा नहीं सकता। हर एक आदमी के ऊपर 5 कमेटियां या 6 कमेटियों का उनके ऊपर होता है। तो अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरी जगह कोई और नहीं जा सकेगा, क्योंकि मैं ही पॉलिटिकल मैं वो नंबर हूं जो उसको पूरा करता। बाकी तो ऑलरेडी बैठे हुए हैं, वो और क्या करेंगे, वो सारे मिलके फिर। चलिए आखिर में आप ये बता दें, पीटीआई अब उमर अयूब और शिबली फराज के नामों पर ही बाजिद है ऑपोजिशन लीडर के हवाले से? देखिए जो मुझे अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जो इमरान खान ने कहा था कि जब तक शिबली फराज और उमर अयूब अपनी सारी जो फॉर्मेलिटीज हैं पूरी नहीं कर लेते, दैट मींस कि जो उनका फाइनल डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट नहीं आ जाता, उस वक्त तक वो दोनों ही अपनी पोजीशन बरकरार रखेंगे। हाँ, जब सुप्रीम कोर्ट उनको डिस्क्वालीफाई कर देगा तो ये और ये आके अपने अपने वो कर लेंगे, एक नेशनल असेंबली में और एक सेनेट। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर रहनुमा पीटीआई हुमायूं मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे। पार्टी का नुक्ता नज़र बयान कर रहे थे और उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि तहरीक इंसाफ बानी की हिदायत के मुताबिक ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी। लेकिन बानी ने जो कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी होने की हिदायत दी है उस पर वो ये कहते हैं कि हम अभी उनका बाइकआउट करेंगे, वहाँ पर नहीं जाएंगे। इसका मतलब जो कमेटियों में लोग मौजूद हैं आप उन्हें एक तरह से फ्री हैंड दे रहे हैं, आप वहाँ पर जाएंगे नहीं और कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो फिर वो जो लोग दीगर जमातों के मौजूद हैं वो जो चाहेंगे वो उन कमेटियों के अंदर कर लेंगे। यहाँ पर अगर मगर वाली सूरत हाल है। और ये भी बड़ी हैरान कुन बात है कि पार्टी में इतने इख्तलाफात हैं, बानी पीटीआई कुछ सोचते हैं, क़यादत कुछ सोचती है और क़यादत ही इख्तलाफात का शिकार हो चुकी है और आगे भी ऐलान कर दिया सड़कों पर आने का। तो क्या स्ट्रेटेजी होने जा रही है पीटीआई की? सितंबर के सितमगरी ना बन जाए ये तो सितंबर ही बताएगा। फिलहाल हमें अभी ब्रेक पर जाना है और फिर दीगर मौज़ूआत की तरफ भी जाएंगे और उस हवाले से भी डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। रिश्तों में एतमाद सबसे बड़ी ताकत है, मगर जब बेजा शक और हद से ज्यादा ये बढ़ जाए तो फिर ये ताकत ही कमजोरी बन जाती है।
ये एक ऐसी कैफियत है जिसमें इंसान को हर वक्त अपने इंतहाई करीबी अफराद की बेवफाई का वहम सताता रहता है। उसको जितने मर्जी सबूत दिए जाएं, जितनी मर्जी वजाहतें पेश की जाएं, शक खत्म नहीं होता। यही बेजा वहम रिश्तों को जहर आलूद कर देता है, मोहब्बत को नफरत में बदल देता है और कभी कभार बात घरेलू तशद्दुद तक जा पहुंचती है और अज़दवाजी रिश्ते खात्मे का बायस बन जाते हैं। जी बिल्कुल, मगर सवाल ये है कि ये कैफियत मोहब्बत है या बीमारी, और क्या इसका इलाज मुमकिन है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं मारूफ माहिर नफ्सियात हमारे साथ मौजूद। इनके हवाले से बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, ओथेलो सिंड्रोम दरअसल है क्या, और ये आम वहम है और ये शक है, ये किस तरह से मुख्तलिफ है इन चीज़ों से? जी थैंक यू सो मच। आज ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने रेज़ किया है। ये एक साइकोटिक डिसऑर्डर है। हमने पहले भी बात की थी। साइकोटिक डिसऑर्डर क्या होता है कि पेशेंट का हकीकत से राब्ता कट जाता है, उसको शक नहीं होता, उसको वहम नहीं होता, उसको यकीन होता है। और ओथेलो सिंड्रोम में ये यकीन बड़ा खौफनाक होता है कि आपको इस बात पे यकीन है कि योर पार्टनर इज चीटिंग ऑन यू, योर पार्टनर इज अनफेथफुल ऑन यू। ये शौहर को बीवी पे भी हो सकता है, बीवी को शौहर पे भी हो सकता है। और ये बहुत सारी जो नफ्सियाती बीमारियां उनका पार्ट हो सकता है। ड्रग्स की वजह से हो सकता है, अल्कोहल की वजह से हो सकता है। लेकिन इसके जो रिजल्ट्स हैं, कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो बड़े सीरियस हैं, जिसमें पार्टनर को जान से मारना हो सकता है। जिस बंदे पे शक है कि पार्टनर का उससे अफेयर है, उसको जान से मारना हो सकता है, खुद को जान से मारना हो सकता है। और ये ऐसी चीज़ें जो पकड़ी नहीं जाती। लोग समझते हैं जी शक्की मिजाज है, शक्की तबीयत है, डिटेक्टिव हायर किया हुआ है, पुलिस को बताएं, घर वाले एक जिरगा कर लें, तो बीमारी तक नहीं पहुंचा जाता, जिसकी वजह से बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर उसामा साहब, इस कैफियत के हवाले से ज़रा बताइएगा, ये क्या है? इंतहाई मोहब्बत है, जहनी बीमारी है? इस बीमारी के बुनियादी असबाब क्या होते हैं? सिर्फ नफ्सियाती मसला है या फिर दिमागी बीमारियों से भी इसका ताल्लुक है? देखिए, ये बहुत सारी दिमागी बीमारियों से भी इसका ताल्लुक होता है। ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम, दिमाग में कोई लीजन है, कोई ट्यूमर है, उसकी वजह से भी हो सकता है। लेकिन सबसे कॉमन रीज़न जो इसका है वो अल्कोहल और ड्रग्स है। ख़ास तौर पे जब आप शराब पीते हैं तो उसके बाद ये कैफियत बहुत आती है। कोकेन के बाद आ सकती है, आइस के बाद आ सकती है। फिर बहुत सी दफ़ा इसमें लो सेल्फ एस्टीम होती है कि एक पार्टनर को लगता है कि वो दूसरे के लायक नहीं है। सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको लगता है कि वो सेक्सुअली दूसरे को ग्रेटिफाई नहीं कर सकता, तो ये तो कहीं ना कहीं चक्कर और ज़रूर चला रहा होगा, कहीं ना कहीं और जिनसी ताल्लुकात ज़रूर होंगे। फिर डिलूजनल डिसऑर्डर होता है, यही दिमाग के केमिकल तेज़ हुए हैं और आपको इन चीज़ों पे यकीन है। फिर हमने शिज़ोफ्रीनिया नामी बीमारी पे बात की थी। कई दफ़ा ये शिज़ोफ्रीनिया नामी बीमारी का भी पार्ट होता है। तो सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि ये किस बीमारी का पार्ट है और फिर हम ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। अच्छा, ट्रीटमेंट तो इसका हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन ये भी बताइएगा कि डिटेक्ट कैसे किया जाता है? इब्तदाई तौर पर क्या अलामात होती हैं जिससे पता चल सकता है कि इस आदमी को ये कैफियत है या इस बीमारी का शिकार है? अच्छा, देखिए सबसे पहले तो बेजा शक होता है। लोगों ने डिटेक्टिव हायर किए होते हैं कि आपको पता है, ये लगता है, इस पे बहुत सारी फिल्में भी बनी हुई हैं कि एक जासूस हायर किया हुआ है कि मेरे पार्टनर की तस्वीरें खींचें। फिर तस्वीरें क्या आती हैं, अगर पार्टनर जिम में काम कर रहा है या कर रही है, जिम इंस्ट्रक्टर के साथ जिम इंस्ट्रक्टर उसको गेम करा रहा है, जिम करा रहा है, तो वो तस्वीरें आ जाती हैं। वो ऑफिस में अपने बॉस के साथ है, वो तस्वीरें आ जाती हैं। फिर पार्टनर्स के अंडर गारमेंट्स चेक करना, उसकी कबर्ड चेक करना कि इस पे दूसरे के कोई निशानात तो नहीं है, कोई लिपस्टिक के निशानात तो नहीं है, हर वक्त उसी कैफियत में रहना। और फिर धमकियां भी देना, ऐसे मैसेज चेक करना, फ़ोन चेक करना, और मुकम्मल एक उस बीमारी की कैफियत में पूरे ख़ानदान को ले आना। ये अर्ली अलामात से एक्सट्रीम अलामात की तरफ जाता है। फिर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना, खुद को नुकसान पहुंचा लेना कि मेरी सेल्फ एस्टीम लो हो रही है कि पार्टनर का किसी और से अफेयर है, पार्टनर को नुकसान पहुंचाना, धमकियां देना। फिर जो थर्ड पार्टी है उसको साथ भी ऐसे ही करना। अच्छा डॉक्टर उसामा साहब, ये तो उस शख्स के बारे में हो गया जो कि इसमें मुब्तला है। इसके घर वालों और करीबी अफराद को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा होता है? वो किस तरह इफेक्ट हो रहे होते हैं, किस तरह फेस कर रहे होते हैं, कितना नेगेटिव इम्पैक्ट जो है उन पर पड़ा होता है इसका? तो ये आपका बड़ा अहम सवाल है। जिस तरह हम लोग ये प्रोग्राम भी इसलिए करते हैं कि नफ्सियाती बीमारियों के बारे में आगाही दी जाए। बहुत सी दफ़ा घर वालों को समझ नहीं आती कि ये नफ्सियाती बीमारी है। जो स्पाउस है, बीवी है या शौहर है, वो भी तंग आया होता है, वो समझता है कि शक्की तबीयत है, मेरे में कोई कमी है। और फिर बच्चों के सामने रोज़ लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, बच्चों पे मनफी असरात हो रहे होते हैं। फिर जो मैं बार बार क्वाइन करूँ ना कि रिस्क आ सकता है, आपने मारने की कोशिश की है खुद को या उसको, तो पूरा ख़ानदान एक नेगेटिविटी की कैफियत में जकड़ा जाता है और उनको कुछ सिरा नहीं मिल रहा होता। क्योंकि ये तो एक बीमारी है, ये किसी दम से ठीक नहीं होगी, अपना आप बेहतर करके ठीक नहीं होगी, उसको कन्विंस करके या समझा के ठीक नहीं होगी, बल्कि इन सारी चीज़ों से ये बीमारी बढ़ती चली जाएगी।
और साइकाइट्रिस्ट के पास मेडिकल फैसिलिटी में जाके इसका इलाज होगा। सही। अच्छा उसामा साहब, आज की सोसाइटी की हम बात करें, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतनी अवेलेबिलिटीज़ हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इनसिक्योरिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इस जनरेशन में कितना ज़्यादा इफेक्ट होता है इन चीज़ों का? क्योंकि हम देखते हैं कि अक्सर ऐसी भी सूरत हाल देखने को मिलती है कि अगर लड़की बहुत खूबसूरत है तो मर्द यकीनन इस हवाले से भी कॉन्शियस रहता है और जेलसी का शिकार भी रहता है और हमेशा इनसिक्योर भी रहता है। तो ये वाले फैक्टर कितने ज़्यादा इलाज के लिए बेनिफिट भी हो सकते हैं कि इनको कवर अप किया जाए, और ख़तरनाक कितने हो सकते हैं? नहीं देखिए, ये ना प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं या परपिचुएटिंग फैक्टर्स होते हैं कि लड़की अगर बहुत खूबसूरत है, बहुत अमीर है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, और लड़का जो है या कोई भी ऑपोजिट पार्टनर जो है वो उस पर पूरा नहीं उतर रहा उम्मीदों पे, तो फिर उसकी जब सेल्फ एस्टीम लो होगी, उसकी खुद एतमादी में कमी आएगी और डिजीज़ का ताना बाना बुन रहा है तो वो उसमें ऐड ऑन करेगा। फिर आपके जो टीवी पे इश्तिहार आते हैं, दीवारों पे इश्तिहार आते हैं, हर वक्त लिखा हुआ जी मर्दाना कमजोरी का इलाज करें, औरतों का निस्वानी हुस्न बेहतर करें, तो वो फिर दोनों पार्टनर्स जो हैं जिसको भी बीमारी है, जब वो ये इश्तिहार भी पढ़ता है उसको और अपना आप कमतर लगता है। फिर कभी वो हकीमों के पास भी जाना शुरू कर देगा, कभी डॉक्टरों के पास सेक्सुअल पोटेंसी की दवाइयां लेने शुरू कर देंगे, तो एक नया चक्कर शुरू हो जाता है। लेकिन जो प्राइमरी बीमारी है उसको एड्रेस नहीं किया जाता, इसलिए ये सफेयर फैलता जाता है और उसामा साहब, मतलब आप ये कह रहे हैं कि मरीज को जहाँ जाना चाहिए वहाँ वो जाता नहीं, मतलब साइकेट्रिस्ट से वो जो है वो कंसल्ट नहीं करता। तो फिर ये बताइएगा कि जो इलाज है वो किस तरह से किया जाता है, इसके लिए क्या खास तरीक़ेकार है इलाज का? देखिए, सबसे पहले तो इसमें ना एक मेडिकल सेपरेशन की भी हम टर्म यूज़ करते हैं कि जब उस खातून या पार्टनर या शौहर के साथ दूसरा पार्टनर ट्रिगर हो रहा है, उसको देख देख के ये शक का ताना बाना बढ़ता जा रहा है, सबसे पहले उससे अलग करें ताकि एक तो ट्रिगर कम हो और दूसरा रिस्क ना आए। मैं बार बार हमेशा बात करता हूं कि साइकाइट्रिक इलनेसेस में रिस्क को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर बीमारी ज़्यादा बढ़ गई हुई है तो इन दोनों को अलग करना पड़ेगा। कानून हमें इजाज़त देता है कि जो पेशेंट बीमार है उसकी इजाज़त के खिलाफ भी, उसकी इजाज़त के बगैर भी उसको दाखिल किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो ये करना है कि रिस्क को रिड्यूस करना है और दोनों पार्टनर्स को अलग करना है। उसके बाद अगर तो अल्कोहल या ड्रग्स हैं तो उनको छुड़वाना है अगर उनके साथ ये बीमारी आ रही है। तीसरा, हम बड़ी दफ़ा बात करते हैं कि जिस तरह इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक देते हैं, इसी तरह साइकोसिस में एंटीसाइकोटिक देते हैं। तो ये जो शक का ताना बाना चल रहा है, डिटेक्टिव हायर हुआ हुआ है, अंडरगारमेंट्स चेक हो रहे हैं, रिस्क आ रहा है, धमकियां आ रही हैं, ये एक एंटीसाइकोटिक की गोली और कुछ अरसे के लिए मियां बीवी को अलग करने से अच्छा उसामा साहब, ये तो आपने ट्रीटमेंट के हवाले से बात कर दी है, लेकिन हम देखते हैं कि आमतौर पर इस हवाले से एक्सेप्टेंस ही नहीं है। लोग कहते हैं कि अगर मैं ये डिस्कस भी करूंगा या बताऊंगा भी, अपीयर भी ऐसे हो जाती है अगर सिचुएशन, तो लोग पागल कहेंगे, मुझे कोई जहनी बीमारी तो है नहीं। तो लोगों में ये एक्सेप्टेंस कैसे होगी, इसकी आगाही कैसे फैलाई जाएगी? हुकूमती सतह पर इस हवाले से क्या इकदाम किए जा सकते हैं कि ऐसी कोई मुहिम चलाई जाए जिसकी आम आदमी पर भी इसके असरात हों और लोग सीखें? अवेयरनेस किस तरह ज्यादा दी जाए? देखिए, इस बात का तो बहुत सारे डॉक्टर्स को भी नहीं पता ना, डॉक्टर्स को भी बहुत ज़्यादा नहीं पता। मरीज़ पहले अपने जीपी के पास जाता है, फैमिली डॉक्टर के पास जाता है और उसको वो बात समझ नहीं आती, वो फिर पीरों के पास भी जाते हैं, फ़कीरों के पास भी जाते हैं। तो अगर आपको ये डिल्यूजन है कि जी मार्स से एलियंस आपके लिए आ रहे हैं या खुदा ना खास्ता कोई एजेंसियाँ आपके पीछे हैं, तो उसको फिर भी लोग कहते हैं ये अब नॉर्मल बात है। पार्टनर पे शक करने को कोई अब नॉर्मल नहीं समझता, तो इसलिए बहुत देर हो जाती है। और फिर इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि अगर आपको, हम हर प्रोग्राम में बात करते हैं, कुछ रवैये चेंज हुए हैं, आपका हस्बैंड बहुत लविंग था, पिछले 3 महीने से ये सिचुएशन आ रही है, आपके कान खड़े होने चाहिए। तो जब भी रवैये बदलते हैं आपको समझ लेना चाहिए कि ये किसी बीमारी की वजह से या ड्रग्स की वजह से हो सकते हैं और डॉक्टर के पास जाके आपके बहुत से मसाइल बेहतर हो सकते हैं। अच्छा उसामा साहब, यहाँ एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी कि समटाइम्स ऐसा होता है कि शक कर रहे होते हैं या बीवी बहुत ज़्यादा शक कर रही होती है हस्बैंड पर, तो समहाउ वो कहीं ना कहीं उसकी 7th सेंस भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है और वो चीज़ें सच भी साबित हो जाती हैं। तो वो वाला फैक्टर कितना स्ट्रांग होता है? अच्छा, ये जो आपने सवाल किया, ये इस बीमारी में हमारे लिए साइकाइट्रिस्ट भी सबसे बड़ा डिलेमा होता है कि वाकई अगर एक पार्टनर कह रहा है कि उसका पार्टनर चीटिंग कर रहा है तो ये सच भी हो सकता है। तो इसलिए फिर इसमें प्रोब इन करना और इसकी गहराई तक जाना, उसके बारे में डिटेल से बातचीत करना, वो जो कह रहा है कि जी मेरे पास सबूत है, उन सबूतों को एनालाइज करना, तो इतना सीधा नहीं है कि एक बंदे ने आके कहा जी मेरा पार्टनर मुझ पर चीटिंग कर रहा है तो मैंने टीम भेज के उसको मंगा के दाखिल कर लिया। तो पहले डिल्यूजन को एस्टैब्लिश करना है कि जो पार्टनर पे शक है ये फिक्स्ड, फॉल्स,
अनशेकेबल बिलीफ है या नहीं है। और अगर ये सच्चाई है कि उसका पार्टनर वाकई उस पर चीटिंग कर रहा है तो फिर इसका एक और तरीका इलाज होगा, मैरिटल काउंसलिंग की तरफ जाएंगे, दोनों को ऑन बोर्ड लेंगे, वो बिल्कुल एक सेपरेट चीज है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि साइकोटिक डिसऑर्डर और रियलिटी इन दोनों में डिफरेंशिएट करना, और ये हो सकता है एक सिटिंग में ना हो, 2 सिटिंग में ना हो, मल्टीपल टाइम्स आपको बैठना पड़ेगा। अच्छा, मेरे जहन में इतने सारे सवाल आ रहे हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि हम सोसाइटी में देखते भी बहुत ज्यादा है और सोशल मीडिया का दौर है, तो स्टॉक करने का भी बहुत ज्यादा ट्रेंड है कि स्टॉक किया जाता है। सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज्यादा परेशानियां होती हैं रिलेशंस में, ये भी इसी वजह से होता है क्या? यही फैक्टर ज्यादा क्या कहते हैं डोमिनेट कर जाता है, इसलिए इस तरह की चीजें होती हैं? जी डॉक्टर साहब। जी, आपका मेरे से कुछ सवाल मिस हुआ, लेकिन जी मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे सोशल मीडिया का दौर है जी, तो हम देखते हैं कि स्टॉक करने वाला भी बहुत ज्यादा आजकल ट्रेंड है कि रिलेशंस में जब इंसान होता है तो वो स्टॉक करता है। जी, मेरे पास एक डॉक्टर साहब आई और खुद डॉक्टर थी, और उन्होंने मुझे कहा कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो एक वियर्ड किस्म की लड़कियों के इंस्टाग्राम पेजेस को लाइक करते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं। मैंने कहा आपको कैसे पता चलता है कि एक तो वो लड़कियां वियर्ड हैं और दूसरा आपके हस्बैंड उनको स्टॉक कर रहे हैं? कहते हैं जी क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को स्टॉक कर रही हूँ। तो ये जो अब भाई दोनों डॉक्टर हैं वो इतने उनके पास फालतू टाइम है कि वो एक दूसरे को भी स्टॉक कर रहे हैं। तो ये जो सोशल मीडिया की वजह से चीजें ट्रिगर्ड है ना, कि पहले अगर आप में बीमारी का पोटेंशियल है, जीन्स हैं भी, तो आपको एनवायरनमेंट नहीं। डॉक्टर साहब देखें ना, जीन भी मौजूद है और आपको रोजगार भी मिलती है। डॉक्टर साहब ये सोशल मीडिया की वजह से, ये शक के बीच की वजह से लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। बहुत सारे इस तरह की लड़कियां जो हैं वो इश्तिहारात भी दे रही हैं कि अगर आपने अपने खावंद से मुतालिक, अपने बॉयफ्रेंड से मुतालिक आपने कुछ वेरीफाई करवाना है तो आप हमें एक सर्टेन फीस पे करें, हम जनाब आपको मुकम्मल बताएंगे, पूरी रिपोर्ट देंगे उनकी। या फिर फेक अकाउंट के जरिए भी इन्वेस्टिगेट किया जाता है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर उसामा साहब, बहुत सारे सवालात हमने आपसे आज की निशिस्त में पूछने हैं, कुछ सवाल इस तरह के जवाब देने के लिए उन्होंने कहा उज़ैर बहुत पर्सनल लेवल पर जो है ना, हम डॉक्टर उसामा से मजीद जो है इस पर डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीक इनके साथ जब हमारा सेशन होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उसामा साहब आपके वक्त का, और बिल्कुल मेरा ख्याल है जो बहुत सारे सवालात आपके ज़हन में आ रहे थे उनके भी जवाब मिल गए होंगे, और जितने भी लोग, बड़ी संगीन बीमारी है आप देखें। इसके लिए सबसे बड़ा मसला इसमें ये पैदा होता है कि लोग जनाब वो फिर जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे थे कि डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हकीमों के पास जाते हैं और उनको भी नॉलेज नहीं होता, डॉक्टर्स को भी पता नहीं होता इस बीमारी। लेकिन ये कि इसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। अगर आप देखते हैं किसी शख्स में ऐसी चीज़ तो उसको बर वक्त इलाज भी करवाना चाहिए। इलाज से यकीनन चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, और वैसे तो शक का कोई इलाज नहीं है। इंसान को चाहिए कि अपने रिश्तों को महफूज बनाए और स्टॉक करने वाले सिलसिलों से निकले आप। और थोड़ा सा एक जुमला मैं ऐड करना चाहूंगा, वो कहते हैं ना लाइल्मी में सुकून है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। यानी कि ये तो आप खुद बचना चाह रहे हैं लाइल में। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मतलब बिला वजह स्टॉक ना करें आप, मतलब वैसे अगर आपके हाथ को पक्के सबूत हैं फिर तो बात। चले, ये तो सबके लिए तरबियत है, डॉक्टर साहब ने बता दिया, और मेरे लिए भी तरबियत है कि कल को अगर मेरा कोई शरीके हयात होता है तो मुझे स्टॉक करने की जरूरत नहीं, और आवाम को भी चाहिए। आपका शरीके हयात नहीं, आपका शदीदे हयात। फिलहाल बातें बहुत पर्सनल हो रही है, हम ब्रेक पर चलते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, और दीगर मौज़ूआत की तरफ बढ़ने से पहले सैलाबी सूरत हाल की एक बार फिर से बात कर लेते हैं। मुल्क भर में इस वक्त हम देख रहे हैं कि सैलाबी सूरत हाल है, नदी नालों में तुग़यानी है और दरियाए रावी में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पीडीएम पंजाब ने 48 घंटों में जसड़, शाहदरा और हेड बलोकी में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि शाहदरा के मकाम की अगर हम बात करें तो पानी का बहाव 70,000 क्यूसेक के करीब है, और करीबी आबादियों को भी इस वक्त हम देख रहे हैं कि खाली करवा लिया गया। बिल्कुल, और अभी कुछ देर पहले हम डीजी पीडीएमए को भी सुन रहे थे और वो ये बता रहे थे कि मतलब क्या आदादो शुमार हैं जो कि अब तक सामने आए हैं, और आज के हवाले से वो बता रहे हैं कि 1 लाख क्यूसेक पानी का जो रेला है वो शाहदरा के करीब से गुजरेगा, जो कि 2,75,000 से भी तजावुज़ कर सकता है। और इस तरह में हम देखते हैं कि ऐसी सूरत हाल में जो हंगामी इक़दाम हैं वो किए जा रहे हैं। पंजाब के 7 अजला जहाँ पर फौज तलब कर ली गई है किसी भी हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र। और अगर हम कल के रोज़ की बात करें तो सियालकोट में बड़े खौफनाक मनाजर देखने को मिले। वहाँ पर कई फीट, तकरीबन 4 से 5 फीट तक कुछ इलाकों में पानी खड़ा था, और डीसी सियालकोट का ये बताना है कि तकरीबन 300 से ज़ायद मिलीमीटर जो बारिश है वो वहाँ पर रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और मामला जो हैं वो बिगड़ गए और फिर कंट्रोल में भी नहीं आ रहे थे, और वहाँ पर शदीद पानी था, गलियां बाजार जो थे वो पानी में भर गए थे, और जो विजुअल्स वहाँ से आ रहे थे वो बहुत खौफनाक। सियालकोट से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे, इमरान भट्टी, उनसे जानते हैं। इमरान, कहिएगा इस वक्त सियालकोट में क्या सूरत हाल है, क्या खदशात बताए जा रहे हैं? जिस तरह से बताया जा रहा है कि नदी नालों में तुग़यानी आ गई है, सैलाबी सूरत हाल है,
इमदाद का अमल कहां तक पहुंचा है? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ जो बारिश हुई सियालकोट में, उसकी वजह से शहर के जो नशीबी इलाके थे वो तो ज़ेरे आब थे ही, ताहम ऊंचे और दरमियानी दर्जे के सैलाब की वजह से जो यहाँ के नाले थे वो गुज़िश्ता रात जो है उनके बंद टूटे हैं, जिसकी वजह से पानी जो है वो शहर के रहायशी इलाकों में दाखिल हुआ। तो आज सुबह से भी बारिश का जो सिलसिला है वक्फे से जारी है, जिसकी वजह से ख़ास तौर पे जो शहर सियालकोट के जो आमदोरफ्त है, जो लोगों का निज़ाम ज़िंदगी है, वो बड़ी बुरी तरह मुतासिर हुआ। इसके साथ साथ जो फसलें थीं उनको भी शदीद नुकसान पहुँचा। इस वक्त भी मैं लाहौर सियालकोट का जो इलाका है माछी खोकर वहाँ पर मौजूद हूँ। वहाँ पे गुज़िश्ता रात जो है यहाँ पे एक पुल है जिसको वक्री पुल कहा जाता है, वो टूटा बंद, जिसकी वजह से यहाँ के जो नशीबी इलाके थे वो ज़ेरे आब आए और बारिश का और सैलाब का जो पानी था वो लोगों के घरों में दाखिल हुआ, जिसकी वजह से लोग हैं अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं। इसी तरह शहर के जो दीगर मुल्हिका इलाके हैं वहाँ जो शहर को जोड़ रहे हैं रास्ते, ख़ास तौर पर जो पुल हैं, जो ब्रिज हैं, वहाँ की सिचुएशन यह है कि वहाँ पे ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जिसकी वजह से रेस्क्यू के अमला जो है, ख़ास तौर पर जो फ़ौज तलब की गई है, इमदादी सरगर्मियों के लिए मुतहर्रिक है और लोगों को हिदायत जारी की जा रही हैं कि वो गैर मुतल्लका या गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें और उन रोड्स पर ख़ास तौर पर जहाँ पर ब्रिज हैं या पुल हैं वहाँ पर तुग़यानी आई हुई है नालों में, तो उनके टूटने का या उनके बह जाने का खदशा है। तो वहाँ से आमदोरफ्त को दूसरी अतराफ़ में जो है उनका रुख बदला जा रहा है। तो इस वक्त यह फ़ौज जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद है और इमदादी सरगर्मियाँ जो है उसको सर अंजाम दिया जा रहा है। इसी तरह रेस्क्यू 1122 और PDMA का अमला है वो भी मुतहरिक है। PDMA की जानिब से आइंदा जो 24 घंटे हैं उनमें मज़ीद अलर्ट जारी किया गया है कि ख़ास तौर पर शकरगढ़ का इलाका और जसर के मुकाम पर जो है वो ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है उसका अलार्मिंग जो है वो जारी की गई, अलर्ट जारी किया गया है, जिसकी वजह से शहरियों को जो करीबी आबादियाँ हैं, मुल्हिका आबादियाँ, ख़ास तौर पर जो नदी नालों के किनारों पर आबादकारी है, उनको किसी और मुकाम पर मुंतकिल करने की हिदायत जारी की जा रही है। गुज़िश्ता रात भी ऐलानात किए गए थे कि तुग़यानी और सैलाब का खदशा है, जिसकी वजह से जो लोग हैं जो किनारों के ऊपर आबाद हैं, नदी नालों के और ख़ास तौर पर दरियाई इलाकों के ऊपर, वो नकल मुकानी करें, उनकी ज़िंदगियों को महफूज बनाया जा सके, उनके माल मवेशी को महफूज बनाया जा सके। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, तमाम इदारे मुतहर्रिक हैं कि शहरियों को बिल्कुल ठीक है, तमाम इदारे मुतहर्रिक हैं और लोगों को हिदायत भी दी जा रही हैं। इस ज़मन में आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। लाहौर का रुख कर लेते हैं, सुहेल से जान लेते हैं। सुहेल, बताइएगा, आप दरियाए रावी के करीब मौजूद हैं, यहाँ पर क्या इंतजाम किए गए हैं? और DG PDMA भी ये बता रहे थे कि 1 लाख से ज़ायद का क्यूसिक का जो रेला है वो यहाँ से शादरा के मकाम से गुजरेगा। इंतजामिया कितनी अलर्ट है, क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? और ख़ास तौर पर जो लोग हम देख रहे थे, कुछ फुटेजेस आ रही थी कि रात को यहाँ पर जमा होने शुरू हो गए थे सैलाब का सुनते ही, उनको यहाँ से हटाने के लिए क्या किया जा रहा है? जी बिल्कुल, जो दरिया रावी की सूरत हाल है, गुज़श्ता जो तकरीबन 1 हफ्ते से अलर्ट जारी किया गया था और 1 हफ्ते से इंतज़ामिया रेस्क्यू 112 सिविल डिफेंस में जो है वो इमदादी कैंप जो है एमरजेंसी वो लगाकर शादरा के मकाम पर खसूसी तौर पर जो है वो अलर्ट जारी किया गया था। वहाँ की इर्द गिर्द जो आबादियाँ हैं, खाना बदोश हैं, दरिया किनारे बसने वाले लोग हैं, उनको माल मवेशी समेत दीगर जो सामान है और घर जो है उनको कहा गया कि वहाँ खाली किए जाए और मुंतकिल किया जाए महफूज मकाम पर। लेकिन जो है वो लोगों को लग रहा था कि शायद ऐसी कोई सूरत हाल नहीं बनेगी, लेकिन गुज़श्ता रात से दरिया रावी में समेत पंजाब के जो दरिया है उसमें आबी जहरीत थी और दरिया में पानी भारत की जानिब से छोड़ने के बाद इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, जसड़ के मकाम पर जो है वो 2,10,000 क्यूसिक का पानी जो बहाव है वो रिकॉर्ड किया गया है और शादरा के मकाम से 1 लाख से ज़ायद क्यूसिक जो पानी है उसका बहाव बढ़ सकता है और इससे भी मज़ीद बढ़ सकता है। तो इस सूरत हाल में जो इंतज़ामिया है वो तो अलर्ट है, लोगों को बार बार जो है वो वार्निंग अलर्ट जारी किए जा रहे हैं, ऐलानात किए जा रहे हैं, मसाजिद में ऐलानात किए जा रहे हैं। अलर्ट तो किया जा रहा है, क्या खदशात क्या बताए जा रहे हैं, कितने दर्जे का ये सैलाब है और लाहौर के दीगर कौन कौन से एरियाज जो हैं वो मुतासिर हो सकते हैं और आसपास की आबादियों को कितना नुकसान हो सकता है, इस हवाले से क्या अलर्ट जारी किया गया? तो लाहौर का खास तौर पर जो शादरा का मकाम है, जसड़ में तो ऑलरेडी वहाँ पर रेला जो है वो बिखरा हुआ है और वहाँ पर 2 लाख से ज़ायद क्यूसिक जो है वो पानी का बहाव है वो क्रॉस किया गया, जो है वो रिकॉर्ड किया गया। लेकिन शादरा, गौशाला, मालीपुरा,
सगिया पुल, ये खास तौर पर जो है वो इलाके मुतासिर हो सकते हैं। हैड बल्लो की जो है वहाँ पर जो है वो शदीद जो इलाके हैं वो ज़ेर आब आ सकते हैं। और DGPDM में जो है वो भी यही बात कर रहे हैं कि 900 मिलियन जो हैं वो इंतज़ामिया को पैसे जारी किए गए हैं ताकि जो इंतज़ामात है वो बेहतर हो सकें। और लोगों को तो ऑलरेडी जो है वो अलर्ट जारी कर दिए गए हैं, लेकिन दरिया रावी की सूरत हाल जो है वो अब मजीद जो है वो संगीन होती जा रही है। पानी का बहाव बढ़ता जा रहा है। ठीक है सुहेल, पानी का बहाव दरियाए रावी में बढ़ता ही जा रहा है। इमरान, आपके पास दोबारा आते हैं। हमें ये बताइएगा कि हमने देखा था कि सियालकोट के जो गलियां बाजार है, आपने बताया कि ज़रई रकबा भी ज़ेरे आब आ गया, अब वो पानी से भर चुका था। निकासी आपकी क्या सूरत हाल है इस वक्त शहर के अंदर सियालकोट में? और बारिशों के हवाले से बताया जा रहा था कि मजीद जो बारिशें हैं उनकी भी पेशगोई की गई है। जी देखें, गुज़िश्ता रोज़ जो बारिश हुई उसकी वजह से जो है नशेबी इलाके ज़ेरे आब आए, जो बस्तियां थी उनमें पानी दाखिल हुआ, लोगों के घरों में पानी दाखिल हुआ। तो इंतज़ामिया मुतहरिक थी, लेकिन जो बारिश है वो वक्फे से अब भी जारी है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, कहीं तेज़ कहीं बूंदाबांदी जारी है, जिसकी वजह से निकासी आपके लिए मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि अभी तक जो है PDMA की जानिब से वार्निंग जारी की गई है कि अभी भी सैलाब का खदशा। और गुज़िश्ता रोज़ जो बारिश हुई थी वो तकरीबन 350 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई थी। अब PDMA की जानिब से पेशन गोई है कि मज़ीद जो है आइंदा 24 घंटे जो है बारिशें मतवक्के हैं और सैलाबी सूरत हाल जो है इसी तरह रहेगी। ख़ास तौर पर जो हेड मराला है यहाँ पे पानी का जो बहाव है बहुत ज़्यादा तेज़ है, तुगयानी आई हुई है। और नदी नाले जो हैं वहाँ पर इंतज़ामिया मुतल्लिका PDMA का अमला जो है नदी नालों के ऊपर मौजूद है, और इसके साथ साथ पाक फौज के जो दस्ते हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। रेस्क्यू यकीनन इमरान, जैसे कि आपने बताया कि लोगों को रेस्क्यू भी किया जा रहा है। अभी तक की इतलात के मुताबिक जानी नुकसान की क्या इतलात हैं, और ये भी बताएगा जो इलाके मुतासिर हुए हैं वहाँ पर इमदाद पहुँचाने के हवाले से क्या इतलात आ रही हैं? जितने भी मुतासिरीन हैं उनको इमदाद पहुँच पा रही है, खुराक पहुँच पा रही है, अद्वियात पहुँच पा रही है? जी बिल्कुल, वो इलाके जहाँ पे लोग महसूर होकर रह चुके हैं या वो जिनका रास्ता जो है वो शहर से कट चुका है उन बस्तियों का, वहाँ पर रेस्क्यू 1122 का अमला अपने कैंप लगा के बैठा हुआ है। और PDMA के अमले ने भी कैंप लगाए हैं और पाक फौज के जो दस्ते हैं वो आए हैं और बोट्स के जरिए जो लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। लोगों के लिए हर किस्म की सहूलियात जो है वहाँ पे मुयसर की जा रही हैं ताकि इस मुश्किल की घड़ी में लोगों को तनहा ना छोड़ा जाए। क्योंकि पंजाब हुकूमत से भी तमाम इदारों को हिदायतनामा जारी किया गया है कि तमाम वसाइल बुरवेकार हिदायतनामा जारी किया गया है पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से तमाम इदारों को, और कोऑर्डिनेशन हम देख रहे हैं NDMA हो PDMA हो तमाम इदारों की आपस में कोऑर्डिनेशन। इंतजामिया भी अलर्ट है, रेस्क्यू 1122 के जवान भी मौजूद हैं। और लोगों के लिए ख़ास तौर पर यह कहना यहाँ पर ज़रूरी है कि जो हिदायत दी जा रही हैं आपको उन पर खुदारा अमल करें और इस तरह के इलाकों से आप दूर। इसमें हम दुआ गो भी हैं कि ये जो कुदरती आफत है और जो भारत जो है अभी जारियत करे वो सिंतास मुआहदे की पासदारी भी करे, और सैलाबी जो सूरत हाल है इससे तमाम चरिंद परिंद इंसानी जाने महफूज रहे, कोई भी जानी या माली नुकसान ना हो। इस हवाले से हम दुआ करते हैं। और फिलहाल प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात होगी, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि मिडिल क्लास के लिए भी नई गाड़ी खरीदना एक ख्वाब ही बनता जा रहा है। चंद साल पहले तक जहां लोग अपनी ज़रूरत या फिर सहूलत के लिए छोटी गाड़ियां बआसानी खरीद लेते थे, मगर आज वही गाड़ियां हैं लेकिन आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो चुकी हैं। गुज़श्ता कुछ अरसे में हम देख रहे हैं कि गाड़ियों की कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से ऑटो इंडस्ट्री शदीद बहरान का शिकार है और मुताद्दिद कौमी और बैनुल-अक़वामी कंपनियों ने पाकिस्तान में अपने प्रोडक्शन यूनिट बंद कर दिए। जी बिल्कुल, और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि मिडिल क्लास के लिए परेशानियां ही परेशानियां, और ऐसी सूरत हाल में सुजुकी की ऑल्टो जो हमेशा से कम आमदनी वाले तबके के लिए बहुत ज़्यादा पसंदीदा रही है और सबसे ज़्यादा पसंद कह लें या मजबूरी कह लें, सबसे ज़्यादा मुतासिर भी ये मिडिल क्लास लोग ही हैं, क्योंकि ये छोटी गाड़ियाँ होती हैं और तमाम जितने भी आम आदमी के लिए आसानी भी होती है इसके हवाले से। और पाकिस्तान में जो ऑल्टो गाड़ी है सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होती है, और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि ये ऑनलाइन टैक्सी सर्विस में भी इस्तेमाल की जाती है, कम ईंधन इस्तेमाल होता है और मेंटेनेंस में भी आसानी होती है। मगर अब खबर ये है कि जी सुजुकी जी की जो ऑल्टो है उसकी भी कीमत में इजाफा हो गया, और ये भी आम आदमी के लिए अब ख्वाब ही बन के रह गई है। जी, आप कीमतें बढ़ा लें और फिर जो उसकी सेल है वो कम हो जाएगी, जो कि 75% कम रिकॉर्ड की गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जून में 9,497 यूनिट्स फरोख्त हुए थे, जबकि जुलाई में अगर देखें तो सिर्फ
2327 ऑल्टो बुक हैं। इस फरोख्त में कमी के बावजूद कंपनी ने ऑल्टो की कीमत बढ़ाकर 33,26,450 रुपए कर दी है, जिससे न सिर्फ मिडिल क्लास बल्कि छोटी गाड़ियों के तमाम खरीदार शदीद मुश्किलात से दो चार हो गए हैं। आम आदमी की ये हम देखते हैं कि गाड़ी पहला इंतखाब हुआ करती थी सहूलत की वजह से, लेकिन आज महंगाई की वजह से ये उनकी पहुंच से दूर हो चुकी है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि ऑटो इंडस्ट्री का बहरान भी देखने में आ रहा है गाड़ियों की बढ़ती कीमतों की वजह से, और गाड़ियों की कीमतों में कमी के लिए हुकूमत को क्या इकदाम करने की जरूरत है। इन्हीं पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हाफिज सजाद साहब। सर, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ऑल्टो एक ख्वाब होता था एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, तो ऑल्टो एक हेवन की तरह ही है, लेकिन वो भी अब हम देख रहे हैं कि वो भी पहुंच से दूर होती जा रही है। इसकी वजह क्या है? इंडिया के गुजरात में उनका प्राइम मिनिस्टर आता है और वो वहाँ पे दुनिया के जो चंद बड़े तरीन प्लांट्स हैं उनमें खड़े होके वो एक बात करता है, और उस बात में पाकिस्तान में मौजूद जितने भी ये कंपनीज हैं, खास तौर पे सुजुकी, टोयोटा और होंडा, इनके लिए एक पैगाम है। देखिए, यही सुजुकी जापान इंडिया में ऑन करता है और पाकिस्तान में भी ऑन करता है। वहाँ पे उन्होंने कल एक ऐसे प्लांट का इफ्तिताह किया जो दुनिया के 100 मुल्कों में सुजुकी एक्सपोर्ट करेगी, और दुनिया के 100 ममालिक में सुजुकी इंडिया में बन के एक्सपोर्ट होगी। इवन के जापान को भी एक्सपोर्ट इंडिया सुजुकी करेगा। और हम IMF से $1 अरब की भीख मांगते हैं। कल सुजुकी जापान के सदर ने इंडिया में अनाउंस किया कि हम इंडिया में 5 सालों में, आने वाले 5 इयर्स में हम $8 बिलियन इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। पर एनम $1.5 अरब से ज्यादा वो इंडिया में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। और इंडिया में जो प्लांट गुजरात में लगा, और वो 4 साल से इंडिया सुजुकी इंडिया टॉप एक्सपोर्टर है, जो दुनिया में गाड़ियां एक्सपोर्ट कर रहा है। उसके मुकाबले में आप पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान में मेंटालिटी क्या है? पाकिस्तान में मेंटालिटी ये है कि पहले इनको विंडो पावर नहीं देने, फिर वो हाथ से करें, फिर वो मतलब आप 7.5 मिलियन की गाड़ी आपकी ग्रैंडे, वो 8.5 मिलियन से नीचे आई। आपकी 10 मिलियन की गाड़ी होंडा है, लेकिन उसकी सीटें भी आपने हाथ से हाइड्रोलिक है आज तक, उनको इलेक्ट्रिक नहीं कर सके, सेफ्टी फीचर्स नहीं है। तो देखिए, इंडिया में हमारा नेबर वो क्या कर रहा है, दुनिया के टॉप 10 लाख की कैपेसिटी है सुजुकी इंडिया की प्रोडक्शन की। सुजुकी इंडिया की प्रोडक्शन की जो पर एनम वो 10 लाख यूनिट बनाएंगे और दुनिया के 100 ममालिक में वो एक्सपोर्ट करेंगे। और आप लेकिन फिर यहाँ गफलत किसकी है? हुकूमत की है, क्योंकि हम देखते हैं कि माइंडसेट ये बना दिया गया कि यहाँ कार जो है वो लग्जरी है, दीगर ममालिक में जरूरत है, तो हमें जरूरत ही जब कहा जाता है कि मतलब जो गाड़ी आप खरीद रहे होते हैं उसमें से तकरीबन आधा या फिर उसके करीब गवर्नमेंट को जा रहा होता है टैक्सेस की। ये प्रोपेगेंडा है। अच्छा, ये प्रोपेगेंडा इसलिए है कि जिनको पेड प्रमोशंस करवाई जाती है उनसे ये प्रोपेगेंडे भी करवाई जाती हैं। वो देखें, वो ऑल्टो लेके घूम रहे होते हैं, दुनिया को दिखा रहे होते हैं बड़ी लग्जरी कार है। मतलब आप मुझे बताएं, दुनिया की वर्स्ट कार है, दुनिया के जितने भी सेफ्टी के स्टैंडर्ड हैं, क्या कोई पाकिस्तानी गाड़ी उसको मीट करती है? खास तौर पे ऑल्टो को। और ऑल्टो को 2 स्टार अगर दुनिया में कोई दे भी तो इसको अडल्ट्स के लिए 2 स्टार, और अगर आप बच्चों में आ जाए तो इसको 0 स्टार मिलता है। और इसको एक हवा बना के इसकी सेल को किया गया, और उस दौरान जो जापानीज गाड़ियां थी, इंपोर्टेड गाड़ियां, उनको कहा गया जी वो तो एक्सीडेंटल होती हैं, वो तो फ्लडेड होती हैं। क्यों? यहाँ पे कंपनीज गाड़ी की क्वालिटी को बेहतर करने के बजाय, उसमें कम मुनाफे के बजाय कि आप ज्यादा बेच के मुनाफा कमाएं, आप 1 यूनिट से इतना कमाना चाहते हैं, आप दुनिया में किसी एक्सपर्ट को बुला लें और उससे पूछे सुजुकी ऑल्टो की कॉस्ट क्या है। ये $2,500 गवर्नमेंट को इतने पैसे नहीं जा रहे टैक्सेस की मद में, तो फिर इसकी कीमत इतनी क्यों बढ़ती जा रही है? नाजायज मुनाफाखोरी है। वो 10 यूनिट बेच के प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते, वो 1 यूनिट से 10 गाड़ियों का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। नाजायज मुनाफाखोरी है। आप टोयोटा का CEO बैठ के एक इंटरव्यू में कह रहा है कि मैं फॉर्च्यूनर में जी हम तो हमारे पास तो 95 या 97 लाख रुपए आता है। यार, आप उसको सारा का सारा बाहर से लाकर यहाँ पे असेंबलिंग करते हैं, और जो आप गवर्नमेंट से फैसिलिटीज लेते हैं वो लेते हैं मैन्युफैक्चरर्स की, और यहाँ करती है असेंबलिंग है सारी। और आज आप देखें कि दुनिया के किसी मुल्क में इस मेहरान को ही सोच लें कि ये 3 दिहाइयों तक इस कौम को ये बेवकूफ बनाते रहे मेहरान के नाम पे। बुलान आज भी इनका बिकता है, क्योंकि ये ना स्टैंडर्ड क्वालिटी को मेंटेन करना चाहते हैं, ना ये प्रॉफिट को किसी एक हद तक रखना चाहते हैं। और पाकिस्तान में कितने दुख की बात है कि एक डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड जी, और पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी, ये 2 डिपार्टमेंट्स हैं पाकिस्तान में जो ऑटोमोबाइल्स को देखते हैं। दोनों के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है
इनकी तो फिर ये जो profitability को check- फिटनेस टेस्ट होते हैं, कोई हुकूमत test नहीं है, इतने पाकिस्तान में इकदाम कोई करती है, mechanism वो ही नहीं है। फिटनेस टेस्ट के लिए आप इतनी बुलाएं हुकूमत ने सुबह मेरे साथ सुबह लॉन्च कर सर इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के किसी मेंबर को बुला ले सुबह और उनसे पूछिए आपके पास क्या आप आज तक आप किस गाड़ी किस का पैमाने पे test आप किया? चेक करते हैं गाड़ी को? और इनके जो स्टैंडर्ड क्वालिटी जो कंट्रोल अथॉरिटी है उनको बुलाएं और उनसे पूछे कि आपने कौन से स्टैंडर्ड देखकर पास किया पाकिस्तान में ऑल्टो को, इनके हादसात की शरह देखें। ये और अभी उसमें हमने कई सैलाब उनकी- में देखा, ये तो मतलब बाकी गाड़ियां तो फिर जरा थोड़ी स्टे की, ये तो कागज की तरह बह गई, जिस तरह कागज की कश्तियां नहीं हम बहाते थे पानी के अंदर। सर रोड साइड कैजुअलिटीज को आप उठा लें और उसमें सुजुकी वैगनार का हिस्सा देख लें, उसमें सुजुकी ऑल्टो का हिस्सा देख लें, उससे पहले मेहरान को देख लें। यकीन करें ऐसे ऐसे मॉडल टाउन लिंक रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ कि वो बंदे की गर्दन कट गई, सुजुकी मेहरान का वो पिलर कटा और कट के तो उसकी गर्दन। चले सर बिल और आखिर अब सुजुकी वाले हमारे पास पीछे ही ना ऑप्शन पड़ ही जाएं है, कि लेकिन आप हमें जो है हम भी बात की जा रहे हैं। बाकी जो पहले ये बिग 3 होते थे, अब तो बहुत सारी ऑप्शंस आ गई ना, मार्केट खुल गई है। बाकी आपको लगता है कि जितनी कंपनीज आई हैं वो स्टैंडर्ड्स को मीट कर रही हैं, उनकी जो प्राइसेस हैं वो फेयर है? सर देखिए जो अब कंपनीज आई, पाकिस्तानी जो मेंटेलिटी है उसमें ये बस प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, दिनों में इनको प्रॉफिट चाहिए। अब इसके मुकाबले में जो चाइनीज कंपनीज आई हैं, मसलन उसमें आप एमजी का स्टैंडर्ड देख लें, बहुत अच्छा है आप, लेकिन एमजी किसी को पे नहीं करता तो प्रमोशन उसकी उस तरह नहीं हो पाती। उसके मुकाबले में आप जो पाकिस्तान में टूसॉन बन रही थी या स्पोर्टेज की हम बात कर रहे हैं, उसकी सेफ्टी मेजर्स देखिए उसमें कुछ नहीं था। अब उन्होंने जब हैवल के बाद उन्होंने वो चीजें सेट करनी शुरू की और अपना जो हाइब्रिड वेरिएंट लेकर आए हैं उसके अंदर उन्होंने थोड़ी सी जान डाली और चीजें बेहतर हुई हैं। लेकिन मैं ओवरऑल देखें, ओशान को देख लें आप, इवन के जिटोर जो आई है उसके सेफ्टी फीचर्स को देख लें और उसकी बिल्ड क्वालिटी को लेकिन देखें। सजाद साहब ये गाड़ियां ना आम आदमी की पहुंच से दूर है, जितनी भी बड़ी बड़ी गाड़ी ऑल्टो के करीब करीब कोई हम गरीबों के लिए कुछ ऑल्टो के लिए मैं समझता हूँ एक IMF के कहने पे गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव लेने जा रही है और उसका जो पूरा मैकेनिज्म है वो तैयार हो रहा है और सितंबर में मेरा ख्याल है वो अनाउंस हो जाएगा। उसमें जो आप 5 इयर्स ओल्ड कर देंगे गाड़ियों की एज जो है इंपोर्ट की, उससे एक आम आदमी को अच्छा खासा रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह। और बड़ी तवक्को है कि जब आप 3 इयर्स ओल्ड कार आ रही है, जब 5 इयर्स ओल्ड कार आएंगी तो वो प्राइस भी उनकी सेट हो जाएगी और प्राइस सेट होने के साथ साथ उसमें जो एक अवेलेबिलिटी है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो चीजें आप सब ऑप्शंस की आप बात करें, मतलब यही ऑल्टो की प्राइस की रेंज में क्या ऑप्शंस मौजूद हैं इस वक्त अगर कोई गाड़ी खरीदना चाहता है? इंपोर्टेड गाड़ियां देखिए बहुत सारी हैं। 3.5 मिलियन की आपको ऑल्टो पड़ती है, ठीक है, कोई फीचर्स नहीं है उसमें, कुछ नहीं है, कोई लाइफ सेफ्टी के हवाले से कोई मेजरमेंट नहीं है। लेकिन उसी रेंज में अगर आप चले जाएं इंपोर्टेड कार्स में तो आपके पास बहुत सारी वैरायटी आ जाती है और उसमें सुजुकी की जो वहां से बनकर आती है यार, उसमें आप एक इंसान को इंसान नहीं समझता है यहाँ पे सुजुकी वाला। इवन के ये जो बिग 3 जिन्हें हम कहते हैं, ये इंसान को इंसान समझते नहीं। इनके ऑल्टो के से लेके इनके 10 मिलियन की गाड़ी के अंदर आपको सेफ्टी फीचर सेम मिलेंगे। मतलब इनकी 3.5 मिलियन। अच्छा, यानी ये सेल जितनी मर्जी गिरती जाए कंपनी ने कीमत नहीं कम करनी, आपको यही लगता है? नहीं सर जी, कीमत का मसला नहीं है, मसला ये है कि वो 10 गाड़ियों का मार्जिन जब वो एक में कमा लेते हैं, उनको क्या लगे सेल से, उनका विजन ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास हमारे नेबरहुड में जो सुजुकी मोटरसाइकिल शानदार, उनकी कीमतें इतनी मतलब गाड़ियों से मोटरसाइकिलों में आ जाए, कि मैं बात फिर तो वही वाली चाबी वाली गाड़ियों तक आ जाते हैं। 17 लाख रुपए में आप देखें, अभी जाके गूगल कर लें, 17 लाख रुपए में इलेक्ट्रिक विटारा सुजुकी लॉन्च करने जा रहा है, 17 लाख इंडियन रुपीस में, पाकिस्तानी रुपयों में 5 मिलियन बनता है। आप 5 मिलियन में यहाँ पे क्या दे रहे हैं? कुछ में नहीं था। तो ये हुकूमत को चाहिए कि इस हवाले से इकदाम करें। टाइम जरा शॉर्ट है, सजा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गाड़ियों की करेंसी का फर्क है, लेकिन वही वाली बात है कि पाकिस्तान में जी इसको लग्जरी समझा जाता है, लेकिन दीगर ममालिकों में ये गाड़ी जो है वो जरूरत है। और सेफ्टी की हम बात करें तो सेफ्टी तो खैर किसी गाड़ी में भी नहीं है, गिरने को तो जहाज भी गिर सकता है, एक्सीडेंट होने को तो खुदा ना खास्ता एयरबैग भी नहीं खुल सकता। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस हवाले से कोई इकदाम करे और गाड़ियों की कीमतों में कमी हो, ताकि आम आदमी को ये जो सहूलत है वो मिल सके। एक बाइज्जत सवारी जो है वो अपनी फैमिली को दे सके, अपने खानदान को दे सके। और उम्मीद करते हैं कि इनके कोई चेक एंड बैलेंस किया जाएगा, क्वालिटी पर भी और प्राइसेस पर भी। ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि गाड़ियों में सफ़र करना महफूज है या नहीं, गाड़ियों की सेफ्टी की बात हो रही थी। लेकिन जनाब पंजाब भर की तालिबात के लिए उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक इनकलाबी कदम उठाया जा रहा है और अब हंगामी सूरत हाल में सिर्फ एक बटन के दहाने से फौरी मदद मैसर हो सकेगी। सेफ सिटी अथॉरिटी ने ख़वातीन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पिंक बटन की तनसीब शुरू कर दी है, जिसके ज़रिए किसी भी ख़तरे या इमरजेंसी में तालिबात बराह रास्त पुलिस से मदद तलब कर सकेगी। और लाहौर की 39 तालीमी इदारों में ये सहूलत पहले मरहले में फराम की गई है, जबकि आइंदा मरहलों में पंजाब के 450 ख़वातीन कॉलेजेस तक इस जदीद निज़ाम को फैलाया जाएगा। पंजाब भर की तालिबात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये कदम उठाया गया।
और ये ना सिर्फ वक्त की ज़रूरत है बल्कि ख़वातीन के एतमाद और हौसले की ज़मानत भी है। तालीम गाहें, दर्सगाहें वो मकाम है जहाँ इल्म के साथ साथ सुकून और तहफ़्फ़ुज़ भी ज़रूरी है, और पिंक बटन जैसी सहूलत यकीनी तौर पर तालिबात को एक महफूज माहौल फराहम करेगी। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंचार्ज वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन अक्सा फयाज साहिबा। अक्सा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। एक तो जिस तरह से हम पहले भी बात कर रहे थे कि माशाल्लाह आप जो है ना नए से नए प्रोजेक्ट लाते जा रहे हैं, जिससे ख़वातीन को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है, बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है, बच्चों को मिल रहा है। इसका एक तो हमें पर्पस बता दें और किस तरह से ये आइडिया आया और कहाँ कहाँ अभी तक इनको नस्ब किया गया है और कितनी कंप्लेंट्स अब तक आ चुकी। अगर हम बात करें मकसद की तो यस, क्योंकि हमारे जो सीएम साहिबा हैं उनका बहुत क्लियर विजन था कि ख़वातीन के लिए इस पंजाब को हमें महफूज पंजाब बनाना है। उसी के पेश नज़र वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन को भी कायम किया गया और इसके साथ साथ अब पैनिक बटन भी लगाए गए पूरे लाहौर में। अगर मैं बात करती हूँ पैनिक बटन की तो 122 पैनिक बटन जो ऑलरेडी फंक्शनल थे हमारे। इसके साथ साथ फिर हमें क्योंकि तालीमी इदारों को भी देखना था, हम दायरा कार वसी करते जा रहे हैं हिफाजत, क्योंकि महफूज तो बनाना ख़वातीन के लिए। सो दायरा कार वसी करने के लिए फिर जो तलबात हैं उनके कॉलेजेस में या तालीमी इदारों में पैनिक बटन लगाए गए हैं, ताकि अगर उनको अपने इदारे के अंदर भी कोई इशू होता है, कोई परेशानी होती है, तो वो डायरेक्ट हमसे रब्ता करें बराह रास्त, और जो भी उनके मसाइल हैं उनके साथ हम उनकी बातचीत करते हुए उन तक पुलिस की मदद पहुँचाई जा सके। तो ये पैनिक बटन ऑपरेशनल होंगे, ऐसी तो कोई शिकायत नहीं आई कि कहीं ऐसा हो कि पैनिक बटन काम ही ना कर रहा और सिचुएशन क्रिटिकल हो जाए? नहीं, अभी क्योंकि हम फ़िलहाल 39 ऐसे इदारे हैं जहाँ पे हम अपने ये पैनिक बटन लगा चुके हैं और ये मरहला वार जो इनका सिलसिला है वो जारी है। रही बात वो कहीं पे ख़राब ना हो जाए, अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है तो हम उम्मीद करते हैं किसी अच्छे की इंशाल्लाह। ये बहुत अच्छा इक़दाम है। मतलब हम देखते हैं ना कि कुछ पेरेंट्स भी हेजिटेंट होते हैं आजकल का माहौल, या फिर वो इस तरह के खबरें इस तरह की देख रहे होते हैं तो बड़े परेशान होते हैं बच्चों को भेजते हुए अपने यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में वो हिचकिचा रहे होते हैं। वो बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे, उन्हें बड़ा इससे सुकून मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। ये बताइए कि अगर कोई पिंक बटन को प्रेस करता है इमरजेंसी की सूरत पे, किस तरह से उसको कनेक्टिविटी होती है, पुलिस से कितना जल्दी राब्ता हो जाता है, कितनी जल्दी रिस्पांस जो है वो, क्या टाइम क्या सेट किया यहाँ पे कता कलामी के लिए माजरत, आई थिंक हम इसको पिंक कह रहे हैं, ये पैनिक बटन। हम ये पिंक कलर का जरूर होगा, लेकिन ये वो इससे कंफ्यूजन है क्योंकि हम ना वो पिंक बस सर्विस पढ़ते आ रहे हैं तो हमें उससे ये पैनिक बटन है। असल में हम क्योंकि पैनिक बटन जहाँ पे लगाया हम उसको कहते हैं सेफ्टी जोन है। सही, वो हमारे उसके सराउंडिंग जो है वो हमारी सेफ्टी जोन है, और हमारी खातून जो भी आती है हमारे पास कोई कंप्लेन लेके वो हमारे सेफ्टी जोन में आ गई। अब आप कह रहे हैं कि कैसे हमसे राब्ता होगा, इट्स जस्ट लाइक एन अलार्म कि आपने बटन दबाया, हमारे पास वहाँ पे अलार्म बजा, हमने अलार्म को चेक किया, कैमरा भी है क्योंकि वो उस बोर्ड पे आपको कैमरा भी नजर आएगा। उस कैमरे के जरिए से हम आपको देख भी सकते हैं, हम आपसे बात करते हैं, 2 वे कम्युनिकेशन होती है हमारी। हम आपसे बात करते हैं कि हाँ जी क्या मसाइल हैं आपको और किस तरह की मदद आपको चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी पहले भी प्रायोरिटी ये है कि तालीमी इदारों के करीब अपने फोर्सेस को डिप्लॉय करवाया जा रहा है, और अभी हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम की बात हो रही है लाहौर में इस वक्त 15 का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो 10 से 15 मिनट का है कि इमरजेंसी की सूरत हाल में वहाँ पे पहुँचना है। और तालीमी इदारों के करीब मैंने आपको बताया कि वैसे भी हमारी फोर्सेस रहती हैं, तो कोशिश यही है कि हमने जल्द से जल्द वहाँ पे जैसे कि आपने बताया कि 39 कॉलेजेस हैं जहाँ पर ये लगा दिया गया, अब मरहलावार आगे बढ़ाया जाएगा, तो क्या प्लानिंग हो रही है आगे के लिए? जी, पंजाब सेफ सिटी की जानिब से अभी फ़िलहाल 18 ऐसे शहर हैं कि जहाँ पे स्मार्ट सेफ सिटीज़ हमारे ऑपरेशनल हो चुके हैं। सो जहाँ अभी 19 जो है वो हमारे क्यू में इंशाल्लाह दिसंबर तक आपको अच्छी खबर सुनने को मिलेगी कि बाकी पूरे पंजाब में भी हमने स्मार्ट सेफ सिटीज़ फंक्शनल हो गए। तो अक्सर ये कॉलेजेस तक, यूनिवर्सिटीज़ तक इसका दायरा कार बढ़ाया जाएगा, या फिर कोई इस तरह के जहाँ दफातर हैं जहाँ पर ख़वातीन बहुत ज़्यादा काम करती हैं, मार्केट्स हैं, वहाँ पर भी इनको फिर आगे जाके नस्ब किया जाएगा? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि लाहौर में 122 पैनिक बटन ऑलरेडी फंक्शनल थे हमारे, और उसके बाद तालीमी इदारों की तरफ हम आए हैं। तो जैसे जैसे स्मार्ट सेफ सिटीज़ जिन शहरों में जा रहे हैं वहाँ पे पैनिक बटन भी वैसे ही उसी जो हमारा प्लान है उसी प्लान के पेश नज़र वो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान है, यहाँ प्रैंक सिस्टम भी बहुत ज़्यादा होता है, कोई बस जानबूझ के प्रेस कर दे सिर्फ ये कि प्रैंक करने के लिए, तो उसकी फिर पेनल्टी भी होती है। बिल्कुल, जैसे हमारा 15 एक एमरजेंसी नंबर है और एमरजेंसी नंबर में हम बिला वजह कॉल्स नहीं कर सकते, वरना उसके जज़ा सज़ा वाला एक मामला भी होता है। सो बिल्कुल वैसे ही पैनिक बटन को भी अभी इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुल से मैं ये रिक्वेस्ट भी करना चाह रही हूँ कि हमें आप ना मतलब इस तरह से गैर ज़रूरी तौर पर इस्तेमाल ना करें, ताकि वो जो कॉज है जिस मकसद के लिए इसे लगाया गया वो मकसद कहीं ख़त्म ना हो। ठीक हो गया। अच्छा अक्सर हम तो अवेयरनेस का काम कर रहे थे आपके साथ मिलकर, आपके शाना बशाना, ये बताइए और इसकी अवेयरनेस के लिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो ख़वातीन हैं उनको इस बारे में पता चल सके, जी क्या कर रहे हैं आप?
हमारा अपना एक मीडिया सेल भी MMC डिपार्टमेंट हमारा, और सेमिनार्स मुख्तलिफ इदारों में किए जा रहे हैं, तालीमी इदारों में ख़ुसूसी तौर पे। जैसे जिन तालीमी इदारों में ये पैनिक बटन लगाए गए उनको पहले बताया गया कि ये क्यों लगाया जा रहा है, इसका मकसद क्या है, अमले को भी बताना, अमले से लेके तालिबात तक सबको बताया जा रहा है कि ये क्यों लगाया जा रहा है और आपने किस तरह से हमसे बात करनी है, और प्रॉपर एक ट्रेनिंग का सिलसिला होगा आगे भी आने वाला। ये गाहे बगाहे हमारे जो ट्रेनिंग के सेशन है ये साथ साथ चलते रहेंगे। अच्छा, इसमें तलबा की जो प्राइवेसी है, यूजली हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं वीडियो लीक हो जाती है या कोई प्राइवेसी डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसके डाटा को महफूज बनाने के लिए क्या इक़दाम हैं? हमारा क्योंकि बैक एंड पे अपना एक टेक्निकल पूरा एक डिपार्टमेंट है, पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का अपना सारा सेटअप है, और वो सारे तालिबात, वो जितने डाटा की आप बात कर रहे हैं, ऑल्दो मैं एक वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन की इंचार्ज हूँ, लेकिन डाटा तक रसाई मेरी भी नहीं है। सही, बेशक मैं अपने यूनिट को रन कर रही हूँ। सो जहाँ पे जो डाटा है वो अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योर है और आगे भी सिक्योर रहेगा। चलें, डाटा भी सिक्योर रहे, और पंजाब में अगर हम देखें तो खवातीन भी जो है हमारी सिक्योर है, और उसके लिए बहुत बात किए जा रहे हैं जो कि काबिल सताइश भी हैं। बहुत शुक्रिया अक्सा आपकी आमद का। और नाजरीन, बिल्कुल ये पैनिक बटन जो है ये नस्ब किए गए हैं, पहले भी लाहौर में लगाए गए मुख्तलिफ शाहराहों पर, और अब कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में भी लगाया जा रहा है। और इसका सहरा यकीनन सीएम पंजाब को भी जाता है कि वो बहुत से ऐसे अवामी सहूलियात के लिए मंसूबे बना रही हैं, और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत ही बेहतरीन इक़दाम है। और बीइंग अ वुमेन मुझे बहुत खुशी भी हुई ये पढ़ते हुए और बताते हुए कि ख़वातीन अब महफूज हैं, क्योंकि लाहौर की सड़कों पर, पंजाब की सड़कों पर ख़वातीन रात में निकलने से डरती थी, और अब ये सहूलत मैसर है, तो यकीनन अब बेजा कहीं भी आप जा सकते हैं, क्योंकि सेफ सिटी जो है वो अथॉरिटी जो है वो एक्टिव है, कैमराज आपको देख रहे हैं, और मदद सिर्फ आपकी वन बटन पर है, एक बटन प्रेस करेंगे और आपके लिए मदद पहुंच जाएगी। बिल्कुल जी। और हम अभी शामिल करते हैं एक प्रोग्राम में ब्रेक, छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में अब कुछ बात कर लेते हैं सेहत के हवाले से। बच्चों की सेहत के हवाले से हम देखते हैं कि वालिदैन बहुत फ़िक्रमंद रहते हैं, ख़ास तौर पर उनकी हड्डियों की मजबूती और कद जो बड़ा नहीं हो पाता कुछ बच्चों का, जिसकी वजह से वालिदैन कंप्लेन है ना कि आजकल लंबी हाइट आ ही नहीं रही है, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं। लेकिन उस हवाले से देखें वालिदैन परेशान हैं, और डाइट का बहुत इशू रहता है, बच्चे थक जाते हैं, कमज़ोर फील करते हैं, और खेल कूद में भी उन्हें दुश्वारी का सामना होता है और कमज़ोर दिखाई देते हैं। इस वजह से हम देखते हैं कि बच्चे उस तरह से आउटडोर एक्टिविटीज़ में भी इतना इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं। आखिर इसकी फिर वजूहात क्या हैं? बच्चों में कमज़ोर हड्डियों की इब्तदाई अलामात कौन सी हैं? ये सब कुछ जान लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं माहिर तिब हकीम हाफिज़ फरहान हनीफ साहब, उनसे जानते हैं। हकीम साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं बताइएगा कि ये जो बच्चों के मसाइल हैं जो हम बात कर रहे हैं, कि पेरेंट्स भी बड़ी आपके पास भी आते होंगे, कंप्लेन करते होंगे कि कद नहीं बच्चे का बढ़ा, बच्चे की प्रॉपर नशोनुमा नहीं हो रही, क्या रीजंस क्या है? उसकी बुनियादी वजूहात में एक तो हार्मोन्स का जो थायराइड्स है इसका कमी होना, ठीक है, फिर ग्रोथ हार्मोन होते हैं उसका कम होना, फिर उसके बाद इसमें मिसाल देखने में मरूसी जो मर्द होता है जिनके वालिदैन के कद छोटियाँ थे वो बढ़ जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है ज़रा, ठीक है। उसके बाद हमारी ग़िज़ाई कमी, आजकल अगर देखा जाए तो बच्चे दूध, गोश्त, फल, सब्जियाँ ये कम खाते हैं, ये भी बहुत बड़ा बुनियादी फ़र्क है। आजकल क्या खाते हैं? फास्ट फूड, जंक फूड, बेकरी आइटम्स, नूडल्स। अब ये सारी चीज़ें जो है कद को रोक देती हैं। रोकती कैसे हैं कि ये अमराज पैदा कर देती हैं। अमराज कौन से पैदा करती हैं? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके टॉन्सिल्स का इशू हो जाता है, इसकी वजह से कद रुक जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पेट में कीड़े हो जाती हैं ऐसी ग़िज़ाएँ खाने से, जिसकी वजह से कद रुक जाता है। बाज़ औक़ात ऐसे बच्चे होते हैं उन्हें कॉन्स्टिपेशन की बड़ी शिकायत हो जाती है, कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। बाज़ औक़ात आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है, इसकी वजह से भी मसाइल पैदा होते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे बच्चे होते हैं जिनके छोटे थे गुर्दों के मसाइल लाक हो जाते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल छोटे बच्चों को करवाना ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। तो ये इसकी वजूहात हैं, सिम्टम्स हैं। इनमें से फिर देखते हैं अलामात में आता है कि अगर बच्चा फॉर एग्जांपल देखते हैं साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल का बच्चा हो गया, अब 7 दूसरे बच्चों के 3 साल बाद ना कपड़े चेंज हो रहे हैं, बड़े बना रहे हैं, लेकिन उसके बच्चे का साइज़ वही है, तो फिर आप जज कर लें कि इसका कद वहीं पर रुका हुआ है। तो हकीम साहब, जितने आपने ये फिर मसाइल बताए हैं इनका मरहलावार हमें आप इलाज भी बताएं। जी जी बिल्कुल, हमारी ऑडियंस जो है उसको बहुत सारे लवाज़मात पढ़े हैं। हाँ जी, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसमें सबसे पहले बात करेंगे कद के हवाले से ना, एक बड़ी मशहूर चीज़ है मुरब्बा बांस, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम आएंगे इसके ऊपर। ये मुरब्बा बांस जो है कद के लिए बड़ा बेहतरीन है। ये अगर दूध के साथ छोटा सा पीस वो ले लिया जाए तो ये कद के लिए बेहतरीन चीज़ है, लेकिन ग़िज़ाएँ अच्छी हों
और साथ जंपिंग लाजमी करवाएं बच्चे को। और पहले तो बच्चे ना लटकते थे, माँ बाप स्पेशली कहते थे घर में कोई ना कोई राड वगैरह कुछ ना कुछ लगाया होता था, वो लाजमी साथ एक्सरसाइज जरूरी है, उसके बाद ये मामला। लेकिन फरहान साहब कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि लटकने से आपके बाजू ही लंबे होते हैं, आपका कद नहीं लंबा होता है। ये इसमें एक छोटा सा 1 मिनट का क्लिप वो बात आपको बताता हूँ। मेरे कजन का ऐसे इशू हुआ, कद बहुत छोटा था, कद नहीं बढ़ रहा था, वो उसने लटकना शुरू किया। पहले आपको पता पोल होते थे वो फुटबॉल वाले, वो पहले दिन लटका, दूसरे दिन गिरा तो उसके दोनों बाजू टूट गए। लेकिन ये है कि 1 महीने 2 महीने बाद उसका कद बढ़ गया। अब बात ये है कि कद बढ़ने के लिए ना आप लटकें, बल्कि लटकने से सुबह सुबह एक्सरसाइज करें, लटकें, जंपिंग करें, इससे कद बढ़ता है और आप सुबह सुबह ताज़ा हवा लेते हैं। ठीक है, आजकल की जो गेमें हैं वो भी मोबाइल वाली हैं, तो मुरब्बा बांस इसको ना कभी भी भूलें, ये सबसे बेहतरीन चीज़ है। ये सुबह निहार थोड़ा सा दूध के साथ इस्तेमाल करवाएं माएँ। उसके बाद ये आशुगंधा, असगंधना गोरी, इसका फाइन पाउडर करके रख लें। छोटे बच्चे हैं दूध में मिला के दे दें, बड़े बच्चे हैं तो वो शक्कर इसमें मिला के तो ½ टीस्पून सुबह शाम दूध के साथ दिया जाए तो बेहतरीन रिजल्ट है। अलामात जब शो होती हैं तो वो क्या एज होती है, किस एज में? मतलब एक बच्चा उसकी एज है 3 साल, तो उसका कद होना चाहिए तकरीबन 3 फीट के करीब। ठीक है, 3 फीट के से 1 इंच कम। अगर उसका कम आ रहा है तो फिर उसे आप, इसका मतलब है कि उसका कद कम है। ठीक है, तो ये जो है इसके जरिए ये असगंधना गोरी, इसके बहुत सारे फायदे, ये बच्चे को फरबा भी करती है, सेहतमंद भी करती है और कद भी बढ़ाती है। उसके बाद हम बात करते हैं ऐसे बच्चे जिनके पेट में कीड़े होते हैं, और कीड़े भी 3 तरह के होते हैं। एक मिलाप होते हैं, वो तो काफी लंबे होते हैं, 1 फीट के लंबे होते हैं। एक होते हैं वो छोटे कद्दू दाने होते हैं, ठीक, एक चनूने होते हैं। उसके लिए आजकल बहुत पेशेंट आ रहा है 1000 रुपए इसका, पेट के कीड़ों का, तो इसके लिए बड़ा बेहतरीन इलाज है, इसे कहते हैं कमीला, और ये है बावबडंग। ये दोनों चीज़ें पंसार स्टोर से बड़ी सस्ती सी मिल जाती हैं। दोनों को मिला के फाइन पाउडर करके, तो पहले 2-3 दिन आप मीठी चीज़ रात को खिलाएं, कोई मिठाई वगैरह, चौथे दिन से ये दवाई स्टार्ट करें, मीठे दूध में मिला के इस्तेमाल करनी शुरू करवा दें, तो ये बेहतरीन इसका रिजल्ट है। तो सारे कीड़े मर जाएंगे जब, और ये इस्तेमाल उस वक्त तक करवाते रहे जब तक कीड़े खत्म ना हो। ठीक है, वो और पेट अच्छी तरह साफ ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हम इसके साथ साथ ये एक बड़ी बेहतरीन चीज़ है बच्चों के लिए। अगर ये सारे मुरब्बे आप थोड़े थोड़े ले लें, जिसमें सेब का मुरब्बा ले लें थोड़ा सा, ठीक है, और तकरीबन 100 ग्राम ये ले लें, 100 ग्राम ही आप मुरब्बा गाजर ले लें। ठीक है, और इसी तरह 100 ग्राम आप ये ले लें मुरब्बा आमला, और 100 ग्राम आप ले लें ये मुरब्बा से बही। ये 4 मुरब्बे हैं, चारों का ना आप इसको ना अच्छी तरह धो के खुशक करके ना इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें, बारीक कर लें, ठीक, क्रश कर लें। क्रश करने के बाद इसको आप चांदी के वर्क ऊपर लगाएं, खूबसूरत सा सजाएं। उसके बाद इसका ना 1 चम्मच सुबह निहार दूध के साथ ले लिया जाए। बच्चों को अगर छोटी 15 साल एज के बच्चे हैं तो 1 चम्मच ले लें, और उसके बाद थोड़ी सी वॉक करें, एक्सरसाइज करें, तो बेहतरीन चीज़ है। अगर इसमें आप बादाम की गिरी भी मिलाना चाहें तो वो भी मिला सकते हैं। उसके बाद बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी खून की कमी होती है, तो खून की कमी को पूरा करने के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है कि आप ना, एक तो है ये मुनक्का रोजाना सुबह के टाइम पे 5 से 7 दाने रात को भिगो दें, सुबह खिला दिया करें, खून की कमी पूरी हो जाएगी। उसके अलावा ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, दिमागी कमज़ोरी हो, आंखों की कमज़ोरी हो, दिमाग, उसके बाद बालों की कमज़ोरी हो, तो ये बेहतरीन चीज़ है। ये कद को बढ़ाने के लिए जिनके अंदर खून की कमी खास करके है, ये दोनों चीज़ें 11 अदद बादाम की गिरी और 11 अदद सौगी रात को भिगो दें, सुबह ये सौगी छील, ये बादाम की गिरी छील लें और सौगी वैसे ही। ये सारे नुस्खे सुबह के वक्त, हाँ, ये सुबह निहार इस्तेमाल करवाएं, साथ दूध पिलाएं। खून की कमी आप 15 दिन बाद जाके टेस्ट करवा लें, और साथ ये मुरब्बा जात इस्तेमाल करें। और ये जो नाम है, अगर नाजरीन को देखने में दुश्वारी हो रही है, सुनने में कोई रह गई हो कि या ये वाला नाम मिस हो गया, तो हमारी स्क्रीन पर भी इन तमाम अज्जा के नाम आ रहे हैं, और अगर मिस भी हो जाते हैं तो सोशल मीडिया पर आप दोबारा से जाकर वीडियो में देख सकते हैं कि क्या नाम है। अच्छा, उसके बाद ये जी देसी घी, विटामिन डी की कमी बच्चों को बहुत होती है। एक तो बच्चे धूप नहीं लेते आजकल, छोटे छोटे घर हैं, बच्चे घरों में ही गेमें खेल लेते हैं, बाहर ग्राउंड में नहीं जाते। तो एक तो रोजाना ऐसे बच्चे जिनका कद छोटा है, इनको चाहिए कि आप इनको आधा घंटा धूप में खेलने दें, इससे कद बढ़ता है, विटामिन डी पूरा होता है। और विटामिन डी सबसे बेहतरीन सोर्स सन है, सूरज है। ठीक है, उसके बाद ये देसी घी है, देसी घी खिलाएं भी। और ऐसे बच्चे जिनकी हड्डियां कमजोर हैं, इसकी वजह से भी कद नहीं बढ़ता, तो ये हड्डियों के ऊपर मालिश करके आधा घंटा बच्चे को धूप में बिठा दें, तो इंशाल्लाह 1 महीने बाद आप रिजल्ट देखेंगे कितना जबरदस्त आता है। उसके बाद आंतों में इन्फेक्शन, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं आए दिन उन्हें मोशन लगे रहते हैं, पेचिश लगे रहते हैं, तो इसकी वजह से भी कद रुकता है। इसके लिए ये मुलट्ठी ले लें 50 ग्राम, और उसके बाद सौंफ ले लें 50 ग्राम,
और उसके बाद ये हल्दी ले लें 50 ग्राम। ये तीनों चीज़ें फाइन पाउडर करके तो इसको आपने चम्मच का चौथाई सा, अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा है, छोटा है तो कैप्सूल या 2 चुटकी सुबह दोपहर शाम खिलाना शुरू कर दें, तो इससे भी बड़ा बेहतरीन। और ये एडल्ट्स भी ले सकते हैं अगर बिल्कुल, उसका ये तो इस्तेमाल आंतों की इन्फेक्शन भी है, बड़े भी ले सकते हैं। उसके बाद आ जाएंगे टॉन्सिल्स। अक्सर बच्चों को टॉन्सिल्स गले की वजह से जो है कद नहीं बढ़ता, उसके लिए बेहतरीन है, जिसका जिक्र हदीस में भी आता है, किस्त शीरी, इसको कुट शीरी भी कहा जाता है, आम पंसार स्टोर से मिल जाती है। इसका फाइन पाउडर करें, पाउडर करने के बाद इसको शहद में मिला के चटाना शुरू कर दें डेली। बच्चे को अगर बड़ा है तो हाफ टी स्पून या उससे भी कम शहद में मिला के दे दिया जाए, तो ये मुसलसल इस्तेमाल करने से टॉन्सिल्स का इशू जो है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है। इसी तरह ये साबूदाना है, साबूदाना की खीर बच्चों के लिए बड़ी ज़बरदस्त है, इससे भी कद बढ़ता है और बच्चे की सेहत बहुत अच्छी हो जाती है। उसके साथ साथ ऐसे बच्चे होते हैं बाज़ कॉन्स्टिपेशन भी बच्चों को बहुत हो जाती है और बच्चों को खाया पिया लगता नहीं है, तो ये बड़ा पुराना और देसी नुस्खा है, आपको बताने जा रहा हूँ। ये घर की चीज़ है। 50 ग्राम गुड़ ले लें और 50 ग्राम देसी घी, ये देसी घी अच्छा वाला लें, घारी बना लें। ये 50 ग्राम देसी घी और 50 ग्राम गुड़, इसको आपने मेल्ट कर लेना है। मेल्ट कैसे करना, चूल्हे पे रखेंगे, गर्म करेंगे, ये मेल्ट हो जाएगा। ऊपर से देसी घी आपने उतार लेना है। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम बच्चे को दें, लेकिन आधा घंटा सुबह शाम यूज करवाना है। जी सब बहुत सारे नुस्खे आपने बता दिए और इंशाल्लाह जो रह गए हैं वो आने वाले शोज में वालिदैन की सारी परेशानी दूर हो जाएगी, तो ये मसाइल हल हो जाएंगे बच्चों के जितने भी हैं। तो जनाब ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इजाजत दीजिए, कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।